तो देखो सबसे पहला फॉर्म क्या है, देखो यहाँ पे फॉर्म नंबर 9, ये क्या है, एफिडेविट का फॉर्म है, दिखता है सबको? हाँ। हाँ, तो देखो एफिडेविट देना पड़ता है ना हम लोग को इनकॉर्पोरेशन करने के लिए कंपनी को। देखो यहाँ पे क्या है, नेम ऑफ द प्रपोज कंपनी क्या है, आई डैश बिंग द सब्सक्राइबर, आई जो भी नाम हो यहाँ पे, ठीक है, बिंग द सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम नेम्ड एज फर्स्ट डायरेक्टर इन द आर्टिकल्स ऑफ द वर्क। देखो तो यहाँ पे क्या डिक्लेरेशन दे रहा है वो, आई हैव नॉट बीन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस इन कनेक्शन विद प्रमोशन फॉर्मेशन और मैनेजमेंट ऑफ एनी कंपनी ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 5 years। समझ आता है? हाँ, कि मैं पिछले साल 5 साल में कोई भी गड़बड़ नहीं किया हूँ ये सब काम में कंपनी को फॉर्म करने के। आई हैव नॉट बीन फाउंड गिल्टी ऑफ एनी फ्रॉड, मैं किसी फ्रॉड में नहीं पकड़ा गया हूँ, ठीक है। ऑल द डॉक्यूमेंट्स फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी कंटेन्स इन्फॉर्मेशन दैट इज करेक्ट एंड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं दिया हूँ टू आरओसी, और फिर इसको साइन करके दे देना है, ठीक है ना। तो ये डिक्लेरेशन ऑफ फॉर्म आईएनसी, ठीक है ना। ये कौन दे रहा है, सब्सक्राइबर दे रहा है या डायरेक्टर दे रहा है, जो भी कंपनी का वो है। अब यहाँ पे क्या है, जो सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेशन का फॉर्म, इसका फॉर्म नंबर क्या है, आईएनसी 11 देखे थे हम लोग, देख लिए थे ना, कल देखे थे हम लोग। आईएनसी फॉर्म का सर्टिफिकेट मतलब क्या रहता है, फॉर्मेट देखे थे ना, एक पेज के रहते हैं। हाँ, सेन नंबर रहता है और ये सब रहता है, बस यही चीज़ है इसमें। देखो तो यहाँ पे क्या कौन लिख क्या लिख रहा है, ये रजिस्ट्रार लिख रहा है, आई सर्टिफाई दैट द ये रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड ऑन दिस डे एंड दैट दिस कंपनी है, ये है किस टाइप की कंपनी है, ये लिख दिया, तो सिन नंबर लिख दिए और गिवन अंडर माई हेड, वो यहाँ पे फिर साइन कर देगा रजिस्ट्रार, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे डिक्लेरेशन नंबर आईएनसी 14 कौन देता है ये, CA हाँ मतलब ये। हाँ। हाँ, सीएम लोग जो देते हैं डिक्लेरेशन। देखो आई डैश या एडवोकेट भी रहता है, आई डैश जो भी सीए जो भी एक्स वाई जेड है वो, या फिर एन एडवोकेट है तो एडवोकेट, जो भी बेसिकली यहाँ पे। तो जो लोग लेट ज्वाइन किए हैं बेसिकली वी आर लाइक ट्राइंग टू एक्सप्लोर द वेरियस फॉर्म्स जो कि है कंपनीज एक्ट में। एंड जो लोग जो भी फॉर्म्स आज हम लोग डील मतलब आज ये फॉर्म्स हम लोग के मतलब कॉन्टेक्स्ट में आने वाला है, वी विल कम अक्रॉस दिस वर्ड्स आईएनसी 12 आईएनसी 16 17 18 19 22। सो बेसिकली हम लोग पहले एक्सप्लोर कर ले रहे हैं कि क्या क्या फॉर्म्स हम लोग आ सकते हैं, उसमें क्या क्या रहता है कैसा चीज़। तो हम लोग ने फॉर्म आईएनसी 9 देख लिया। ये क्या होता है, एक एफिडेविट होता है जो कि मेंबर देता है कि आई डैश द मेंबर, मैं ये डिक्लेरेशन दे रहा हूँ कि मैं किसी भी फ्रॉड में या आई हैव नॉट बिन कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस इन द कनेक्शन विद प्रमोशन फॉर्मेशन या मैनेजमेंट ऑफ एनी कंपनी ड्यूरिंग प्रीसीडिंग 5 years। पहले पिछले 5 साल में मैंने कुछ भी ऐसा फ्रॉड व्रॉड नहीं किया है रिलेटिंग टू प्रमोशन या फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। फिर क्या है, आई हैव नॉट बीन फाउंड गिल्टी ऑफ एनी फ्रॉड, या फिर कोई भी फ्रॉड व्रॉड में मैं कोई कंपनी के फ्रॉड में पिछले 5 साल तक नहीं इन्वॉल्व हुआ हूँ। ऑल द डॉक्यूमेंट जो भी मैंने रजिस्टर के साथ फाइल किया है वो सारे ट्रू हैं। अब हम लोग आईएनसी 11 का फॉर्मेट देख रहे थे, आईएनसी 11 हम लोग कल ही देख चुके थे, बट अगेन मैं बता रहा हूँ क्या है क्या नहीं है। तो सिन नंबर रहता है और ये सब रहता है। अब हम लोग देख रहे हैं फॉर्म नंबर 14 जो कि हर टाइम आता है, जैसे मान लो कुछ भी हो रहा है, चेंज हो रहा है, इनकॉर्पोरेशन हो रहा है, तो एक डिक्लेरेशन देना पड़ता है बाई सी एस तो वो कैसा होता है वो देख रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखो क्या रहता है, आई सी एम ए रेणुका मान लो, जो भी ऐसा रहेगा नाम सारा, और तुम क्या हो, एडवोकेट भी दे सकते हैं, ये सीए भी दे सकता है, सीएमए भी दे सकता है और सीएस भी दे सकता है, जो भी हो आप, अगर सीए हो तो सीए, सीएमए हो तो सीएमए, सीएस हो तो सीएस। डिक्लेयर दैट ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 एंड रूल्स made relating to registration of company under section 8 of the act and matters present incident have to complied with, मतलब क्या complied with मतलब क्या followed, और फिर यहाँ पे वो साइन करके, और यहाँ पे आपको मेंबरशिप नंबर भी अपना देना होगा, जो भी आपका मेंबरशिप है 6 डिजिट का वो देना होता है, डेट लिखना होगा आपको जो भी है, और यहाँ पे प्लेस लिखना होगा, डेट यहाँ पे लिखना होगा, प्लेस यहाँ पे लिखना होगा। समझ आया सबको? अब आईएनसी 14 याद रहेगा सबको। हाँ फिर। तो बेसिकली आईएनसी 14 सबको याद रहना चाहिए। तो जो लोग लेट ज्वाइन किए हैं बेसिकली वे आर सीइंग द वेरियस फॉर्म्स, जो जो टाइप के फॉर्म्स है। अभी हम लोग ने आईएनसी 14 देखा है, जो भी बार बार हम लोग के अक्रॉस आ रहा था कि भैया आईएनसी 14 डिक्लेरेशन देना पड़ता है भाई सी एस सी एम ए। तो अगर आप ये पॉइंट लिखते हो ना एग्जाम में तो 1 से 2 मार्क्स आपको मिल ही जाएगा। तो ये पॉइंट हमेशा याद रखना, एक डिक्लेरेशन देना पड़ता है जब भी कोई इनकॉर्पोरेशन होता है या नेम ऑफ चेंज होता है कंपनी का, तो एक डिक्लेरेशन देता है कौन, सी एस सी एम ए या फिर एडवोकेट, ये सब प्रैक्टिसिंग होना चाहिए और इनका मेंबरशिप नंबर भी देना है यहाँ पे, है ना। तो ये था बेसिकली आईएनसी 14, जिसमें ये लोग बोलते हैं कि ये लोग अगर आप एडवोकेट हो तो एडवोकेट के बॉक्स पे टिक करो, सी हो तो सी, सीएमए तो सीएमए के बॉक्स पे टिक करो, और फिर लिखो यहाँ पे कि जो भी रिक्वायरमेंट्स ऑफ कंपनीज एक्ट था या रूल्स का रिक्वायरमेंट था वो सब कंपनी ने कंप्लाई किया है, ये सब हम लोग चेक कर चुके हैं सी एस सीएमए ने, और ये देख के आपको रजिस्ट्रार को देना पड़ता है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग फॉर्म नंबर आईएनसी 15 क्या है। अब ये वापस किसका फॉर्म है, ये डिक्लेरेशन का फॉर्म है।
देखो, इन कनेक्शन विद द एप्लीकेशन ऑफ डैश नेम ऑफ कंपनी एसोसिएशन फॉर लाइसेंस अंडर सेक्शन 8। सेक्शन 8 कंपनी कौन सी थी? चैरिटेबल कंपनी, नेट नॉट फॉर प्रॉफिट या चैरिटेबल कंपनी, है ना, जिसका ऑब्जेक्ट वो सब था, कौन कौन सा था? आर्ट्स, साइंस, आर्ट्स, कल्चर, कॉमर्स, हाँ रिसर्च, रिलीजन, हाँ, चैरिटी। ये सब प्रमोट करने का जिसका था उसका देखो डिक्लेरेशन देना पड़ता है ना, उसमें भी हम लोग पढ़े। देखो तो क्या अभी पढ़ेंगे आज हम लोग सेक्शन 8 को डिटेल में, तो याद रखना इसको, मैं पूछूंगा वहाँ पे। देखो तो बेसिकली फॉर्म का नंबर क्या है याद रखना है अपने को, INC 15, INC 15, INC 15, इट्स फॉर सेक्शन 8 कंपनी, INC 15, ठीक है ना, याद रहेगा सबको। हाँ। जब भी सेक्शन 8 कंपनी या नॉन चैरिटेबल रहेगा तो क्या होगा उसमें 15 फॉर्म नंबर INC 15 यूज होगा, और वो किसके बारे में? डिक्लेरेशन के बारे में। तो क्या देखो क्या लिखा है यहाँ पे, इन कनेक्शन विद एप्लीकेशन ऑफ डैश डैश फॉर लाइसेंस अंडर सेक्शन 8 ऑफ द कंपनी आई डैश एन एडवोकेट या सीओ। वापस ये डिक्लेरेशन कौन दे रहा है? CS CMA दे रहा है, ठीक है। इन मेंबरशिप हियर बाय डिक्लेयर दैट, देखो क्या डिक्लेरेशन दे रहा है, that the draft memorandum and articles of association have been drawn up in conformity, मतलब as per या in accordance with the provisions of section 8 and rules made thereunder। section 8 किसका? कंपनीज एक्ट 2013 का, है ना। जो भी सेक्शन 8 का AOA और MOA है वो किसके अकॉर्डिंग बना हुआ है आपका? वो बना हुआ है एक्चुअल में सेक्शन 8 का जो भी रिक्वायरमेंट था उसके अकॉर्डिंग ही, है ना। यस। ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एक्ट एंड द रूल्स हैव बीन complied with, बस यही सब लिखा है। एंड आई make this solemn declarations conscientiously conscientiously believing the same to be true, और मैं मान के चल रहा हूँ कि ये सब जो इन्फॉर्मेशन मेरे को दिया गया वो सारा ट्रू है, ठीक है ना। और नेम वेम करके बस ये हो जाता है फॉर्म अपना 15, समझ आया। हाँ। तो अभी एक काम करो, तुम लोग कर रहे हो ना काम, बस ये बस सुन रहे हो, देख के बैठ के देख रहे हो, कोई लिख रहा है ये सारा चीज? एक देखो सेपरेट रजिस्टर बनाओ, एक मतलब सेपरेट रजिस्टर नहीं, सेपरेट पेज खोलो, लास्ट का 2 पेज या 3 पेज, यहाँ पे लिखो, यहाँ पे INC फॉर्म नंबर लिखो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ ग्रुप बनाओ, INC का कितने फॉर्म्स हैं, और फिर 6 7 8 10 जगह छोड़ दो। फिर यहाँ पे दूसरा MGT से स्टार्ट होता है तो वो MGT वाला करो, MGT 14 वाला करो, ठीक है ना। फिर यहाँ पे जो भी फॉर्म नंबर हम लोग देते जा रहे हैं उसको लिखते जाओ यहाँ पे किसके लिए है, ठीक है। जैसे हम अगर हम लोग INC 15 का बात करें, अगर INC 15 वॉज फॉर डिक्लेरेशन बाई CSCMA फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ OPC, तो ऐसे लिखते जाओ ताकि याद रहे, एक जगह रहे और अपन को पता रहे कि किस फॉर्म के लिए कौन सा है ना। तो बैठे मत रहो, और ये इसको लिखना और ग्रुप में शेयर करना सबको ही, ठीक है। सबसे पहले वापस में बता दे रहा हूँ क्या क्या अभी हम लोग क्या देखे। INC फॉर्म INC 9 लिखो पहले लास्ट में, देखो कैसे लिखोगे पता है ना, बता दिया, अब वापस बताऊँ। नहीं पता चल हाँ तो रहा। लिखो INC फॉर्म INC 9 लिखो, और फिर एक कॉलम खींच दो स्केल से, और फिर डैश, फिर वहाँ उसके मतलब जगह में लिखो इट्स एन एफिडेविट, एफिडेविट बाई सब्सक्राइबर, एफिडेविट और डिक्लेरेशन बाई सब्सक्राइबर फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। हुआ? हाँ। ओके, चलो आगे चलते हैं। फिर क्या देखें हम लोग, फॉर्म INC 11, INC 11 वॉज फॉर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, है ना। हो गया। फिर इसके बाद लिखो फॉर्म INC 14, डिक्लेरेशन बाई CS CMA या एडवोकेट। हो गया। बाकी लोग भी लिख रहे हो ना, प्लीज शेयर करना, है ना। स्वगातिका हाँ तुम शेयर हाँ, कर देना लिख ग्रुप में, लिया। बाकी लोग भी, रेणुका वगैरह सब शेयर करना। अब देखो INC 15 क्या था, डिक्लेरेशन अगेन बाई CS CMA बट इन रिलेशन टू सेक्शन 8 कंपनी। हो गया। ओके, अब हम लोग देखते हैं, देखो INC 13 सबसे पहले लिख के लो पीछे, INC 13 किसके लिए? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के लिए।
हो गया। ओके सो अब देखते हैं हम लोग यहाँ क्या लिखा है। देखो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या दिया हुआ है इसमें। नेम ऑफ द कंपनी सबसे पहले कौन सा क्लॉज है, नेम क्लॉज है। ये क्या है, रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पर है वो बताया है, सिचुएशन क्लॉज। फिर यहाँ पे कहते हैं ऑब्जेक्ट फॉर विच द कंपनी इज फॉर्म्ड, ठीक है ना। तो ये एमओए का फॉर्मेट कहाँ कौन से फॉर्म में दिया हुआ है अपना, फॉर्म नंबर INC 13 में, याद रहेगा सबको। हाँ। ठीक है, यही सब है देखो सारा चीज। तो यहाँ पे क्या लिखा है, नेम एड्रेस डिस्क्रिप्शन एंड ऑक्यूपेशन ऑफ सब्सक्राइबर्स, ऐसा होता है ना, हम लोग देखे थे कल, देखे थे नहीं देखे थे। हाँ देखे थे। बस बस यही चीज़ है। अब देखो फॉर्म INC 19, ये किसका है, नोटिस का है। Notice is hereby given to in pursuance of Section 8 of companies. An application has been made to the registrar at this for license that a limited company may be given a license to be registered under subsection 5 of Section 8 without the addition of the word limited or the case may be private limited to its name. ये था ना, ये था, हम लोग पढ़े ही नहीं पढ़े थे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, अगर वो चाहे तो क्या कर सकती है, एक लाइसेंस उसको दिलवा सकती है। किसको, एक ओपीसी को। दैट डैश लिमिटेड कंपनी में भी गिवन लाइसेंस टू बी रजिस्टर्ड विदाउट द एडिशन ऑफ द वर्ड लिमिटेड, लिमिटेड वर्ड के बिना भी वो एज अ लिमिटेड कंपनी या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर्ड हो सकती है। ये था ना हाँ सेक्शन 8 के रिलेटेड में। तो लिखो इसको, नोटिस सेक्शन फॉर्म नंबर 1 एंड फॉर्म नंबर INC 19 नोटिस, दैट इज ये सेक्शन 8 कंपनी विदाउट एडिशन ऑफ वर्ड लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड। ये सब आएगा आज, अभी अभी आएगा, तो इसको याद रख लो, पहले ही देख लो फिर, ताकि बाद में अपने को इजीली क्लियर समझ में आए सब। पवित्रा प्लीज म्यूट योरसेल्फ। लिखा सबने, हाँ। ओके। फिर देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स लिखना पड़ता है नहीं लिखना पड़ता सेक्शन 8 का, कि क्या क्या होगा। हम लोगों ने कंडीशंस लास्ट में कल पढ़ा ही था, याद है सबको, क्या क्या था। एक तो सारा जो भी प्रॉफिट रहेगा वो सब किसके लिए, ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज करेंगे। प्रोहिबिशन ऑन गिविंग डिविडेंड टू मेंबर्स, ये सब पेमेंट ऑफ डिविडेंड। हाँ हाँ। यही सब देखो ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे लिखना है नीचे। फिर यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, कॉपी ऑफ ड्राफ्ट मेमोरेंडम आर्टिकल्स देना पड़ेगा। अब देखो, नोटिस इज hereby given, notice is hereby given that any person, firm, company या corporation or body corporation objecting this application। फिर हम लोग क्या करते हैं, इसको साइड पे डालते हैं कि भाई कोई ऑब्जेक्शन है किसी को तो वो बताएगा। देखो, मे कम्युनिकेट सच ऑब्जेक्शन एट द रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार को कोई भी अपना किसी को भी ऑब्जेक्शन है, प्रॉब्लम है इससे, कि मान लो किसी सेक्शन 8 कंपनी को हम लोग विदाउट लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड वर्ड के हम लोग उसको मतलब स्टेटस दे रहे हैं कंपनी का विदाउट दिस वर्ड, ठीक है ना। तो क्या करेगा वो लोग, विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन, इस नोटिस को क्या करना होगा, पब्लिश करना होगा। तो उस पब्लिश होने के डेट के 30 डेज के अंदर हम लोग क्या करना होगा, एक अपने लेटर देना पड़ेगा एड्रेस टू रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार को देना पड़ेगा कि क्या प्रॉब्लम है और क्यों ये नहीं होना चाहिए चेंज, ठीक है ना। बस यही डेट वेट देके ये कंप्लीट है, समझ आया। हाँ। अब देखो फॉर्म INC 16 लिखो, लाइसेंस अंडर सेक्शन 8 सबसेक्शन 1 ऑफ कंपनी एक्ट 2013, लिख लो ना पीछे। सबने लिखा। हो गया। हाँ। अब देखो क्या क्या ये लाइसेंस दे रहा है, क्या लाइसेंस अंडर सेक्शन 8 सबसेक्शन 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। क्या हो रहा है यहाँ पे, बोल रहा है whereas it has been proved to my satisfaction that dash a person or association of persons to be registered as a company for promoting objects of the nature specified in clause A of subsection 1 of it, 8 क्या क्या था, वही साइंस कॉमर्स आर्ट्स वो सब का प्रमोशन के लिए है ना। And it intends to apply its profit or other income in promoting its objects to prohibit the payment of any dividend। ये हम लोग कल पढ़े नहीं पढ़े, सेम टू सेम चीज लिखा हुआ है नहीं यहाँ पे। हाँ। हाँ, तो now therefore in exercise of the powers conferred by section 8 of the act, I the registrar at dash hereby grant this license। कौन दे रहा है, रजिस्ट्रार दे रहा है लाइसेंस, क्यों दे रहा है, कि वो सेक्शन 8 का सारा कंप्लायंसेस को फुलफिल कर रहा है और उसको
रजिस्टर कर रहा है विद लिमिटेड लाइबिलिटी विदाउट द एडिशन ऑफ द वर्ड लिमिटेड, विदाउट एडिशन ऑफ वर्ड उसको लिमिटेड लाइबिलिटी से ऐड, मतलब उसको प्रिविलेज मिल रहा है कि लिमिटेड लाइबिलिटी को एंजॉय कर पाए। और एज द केस में बी बाई द वर्ड्स be the words private limited to its name subject to the following conditions, namely क्या क्या conditions है, that the company shall in all respects be subject to and governed by the conditions and provisions contained in the memorandum, उसको जो भी लिखा है memorandum में objects वगैरह वो सबको comply करना होगा। that the profits if any or other income shall be applied solely for the promotion of the objects, वो सारा promotion of the objects होना है, ये नहीं कि सबको ही उसका member जो है घर वर खरीद रहे हैं उस पैसे से। and that no portion thereof shall be paid or transferred directly or indirectly by way of dividend bonus, ये सब नहीं देना है किसी को भी, किसको, किसी भी मेंबर्स को नहीं देना है, समझ आता है। that no remuneration or other benefit in money or money shall be given by the company to any of its members except payment out of pocket expenses। मान लो कोई पेमेंट आउट ऑफ पॉकेट कर रहा है कोई मतलब मान लो अगर कहीं मान लो ओपीसी कंपनी जो है, ये जो अपना सेक्शन 8 कंपनी है, उसका कुछ पैसा देना पड़ता है ना, मान लो रजिस्ट्रार को कुछ पैसा देना है तो कोई मेंबर अपने पॉकेट से दे रहा है तो वो पैसा कंपनी से ले सकता है, बट बाकी कोई भी पैसा किसी भी मेंबर को नहीं मिलेगा। रेम्युनरेशन मतलब सैलरी वगैरह, ठीक है। रीजनेबल एंड प्रॉपर इंटरेस्ट ऑफ मनी लेंड, रीजनेबल एंड प्रॉपर रेंट प्रेमाइसेस, वो सब रेंट वेंट का खर्चा मिल जाएगा अगर मेंबर पे कर रहे हैं तो। दैट नथिंग इन दिस क्लॉज शैल प्रिवेंट द पेमेंट ऑफ कंपनी इन गुड फेथ ऑफ prudent remuneration to its officer or servants नॉट बीइंग मेंबर्स। अब मान लो मेंबर्स को तो नहीं मिलेगा बट कोई बाहर से हम लोग रामू काका को रखें क्लीन करने के लिए तो क्या उसको सैलरी नहीं देंगे, तो वो काम क्यों करेगा, है ना। उसको उसको देंगे, ऑफिसर्स और सर्वेंट्स, जो भी ऑफिसर और सर्वेंट्स को अपॉइंट कर रही है कंपनी उसको पैसा मिलेगा। समझ में आता है सबको। अब देखो यहाँ क्या लिखा है, दैट नथिंग क्लॉज शैल प्रिवेंट द पेमेंट बाय कंपनी इन गुड फेथ ऑफ प्रूडेंट, ठीक है, रेम्युनरेशन टू एनी ऑफ मेंबर रिटर्न फॉर एनी सर्विस। अगर कोई सर्विस दे रहा है, मान लो तुम सीएमए भी हो और सेक्शन 8 कंपनी की क्या हो मेंबर भी हो, अगर तुम सीएमए वाला कोई सर्विस दे रही हो, कोई एडवाइस दे रही हो, कोई काम कर रही हो, तो क्या हो फिर उसका पैसा तुमको मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए। ये तो तुम प्रोफेशनल सर्विस प्रोफेशनल कैपेसिटी में सर्विस दे रहे हो ना, है ना। तो मिलना चाहिए। मिलना चाहिए ना, क्योंकि मान लो अगर तुम नहीं करती ये चीज तो बाहर से तो किसी और सीएमए को लाना ही पड़ता वो काम करने के लिए, तो उसको तो पैसा देना ही पड़ता, तो तुम करो या कोई भी करो तुम ही कर दो, है ना। तो प्रोफेशनल कैपेसिटी का पैसा मिलेगा। That no alteration shall be made to the memorandum of association या articles which are for a timing for unless the alteration has been previously submitted to and approved by registrar। alter नहीं होगा, पहले registrar से permission लो। The company can be amalgamated with another company under section 8 having similar objects। कौन करेगा ये चीज, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो वो क्या कर सकती है, इस कंपनी को अमलगमेट कर सकती है विद अनदर। जैसे मान लो ये है, ये एक हॉस्पिटल वाला है सेक्शन 8 कंपनी, और यहाँ पे क्या है, ये क्या है, मतलब एनिमल्स का हॉस्पिटल है, तो ये दोनों क्या कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं, ये भी एनिमल्स का ट्रीटमेंट करते हैं और ये जू टाइप, जू में कोई हॉस्पिटल है तो ये गवर्नमेंट चाहे तो ये दोनों को मर्ज कर सकती है ताकि फायदा हो दोनों को, ठीक है। that without prejudice to action under any law force for the timing being कंट्रावेंस, ये कुछ काम का नहीं है, बस ये हो गया सारा खत्म, समझ आया। तो लिख लिया इसका हेडिंग सब कोई। हाँ लिख लो। अब देखो आईएनसी 17 क्या है, लाइसेंस अंडर सेक्शन 85 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। देखो वेयर इट इज प्रूव टू माय सेटिस्फेक्शन दैट द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द डैश लिमिटेड या जो भी कंपनी एज ए लिमिटेड आर रेस्ट्रिक्टेड टू दोज बिटवीन क्लॉज ए ऑफ सेक्शन 18 एंड इंटेंड्स टू यूज वही सब सेक्शन 8 कंपनी की बात कर रहा है, ठीक है। therefore in exercise of the powers conferred by section 5 the regional director। अब हम लोग पता है क्या देखेंगे आज, आरओसी और रीजनल डायरेक्टर में क्या फर्क है, कहाँ वर्ड कहाँ का हम लोग आरडी यूज करते हैं, कहाँ का आरओसी यूज करते हैं, बताओ। ये सब जानना जरूरी है या नहीं, एग्जाम में कंफ्यूजन होगा या नहीं होगा कि आरओसी कहाँ है आरडी कहाँ है, किसी को पता है। किसी को और पता उसी है। रजिस्टर्ड ऑफिसर रीजनल डायरेक्टर्स मतलब वहीं का कोई ऑफिसर या नहीं कुछ भी, तो इसका डिटेल में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। तो देखो बेसिकली क्या होता है ना, क्या बताया था मैंने, देखो सबसे ऊपर कौन होता है फिर उसके अंदर क्या होता है, ये सब क्या फुल फॉर्म है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, होम मिनिस्ट्री, है ना, है ना। हाँ तो यहाँ पे क्या होता है,
समझ में आता है क्या हुआ? सब अपना वर्क डेलीगेट कर रहे हैं ताकि स्मूथली फंक्शन हो। डेलीगेशन ऑफ वर्क हो रहा है यहाँ पे। देखो सबसे ऊपर क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कंट्रीज को अच्छे से स्मूथली चलाने के लिए क्या क्या वेरियस डिपार्टमेंट्स बनाए। एजुकेशन डिपार्टमेंट ले लो, हेल्थ डिपार्टमेंट ले लो, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स देख लो, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स देख लो, है ना। अब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स क्या आती है बेसिकली? इट रिलेट्स टू अफेयर्स ऑफ कंपनी, कंपनी के सारे काम देखती है। अब वो भी अपना काम डेली उसमें, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में तो बहुत सारे काम होते हैं, है ना। तो वो भी अपना काम किसको डेलीकेट किया है? रीजनल डायरेक्टर को। वो सारा काम देखता है, आरओसी का सारा काम वो चेक करता है रीजनल डायरेक्टर। आरओसी क्या काम करती है? इनकॉर्पोरेशन का काम, सारा फॉर्म फाइलिंग, एनुअल रिटर्न जो भी फाइल करना है वो सब यहाँ जाता है। इसका काम कौन देखता है? रीजनल डायरेक्टर। रीजनल डायरेक्टर के पास हम लोग कौन कौन सा चीज़ फाइल करते हैं बेसिकली? जब भी हम लोग स्टेट चेंज कर रहे हैं, स्टेट ऑफ कंपनी, रजिस्टर्ड ऑफिस होता है ना, नहीं देखते क्या? हाँ हाँ। वन स्टेट तो टू अनदर करते हैं तो हम लोग किसका परमिशन पहले लेना पड़ता है? रीजनल डायरेक्टर का परमिशन लेना पड़ता है। समझ आया? फिर रीजनल डायरेक्टर का जो भी अप्रूवल आएगा, फिर हम लोग वो किसको देंगे? आरओसी को फाइल करेंगे एप्लीकेशन। हाँ समझ आता है। तो ये डिफरेंस है, और डिफरेंस मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा। रीजनल डायरेक्टर पता है कितने हैं अभी? 6 या 7 रीजनल डायरेक्टर हैं। 7 7। ठीक है। और बाकी आरओसी का हर स्टेट में होता है ना। समझ आया? हाँ। तो हम लोग को यहाँ पे पूरा एक लिस्ट बनाना होगा अपने कॉपी में। देखो काम आसान करना, स्मार्ट स्टडी करना है अपने को। समझ में आता है ना? सबका 80+ आना चाहिए। देखो क्या है, अपन अब दिखेंगे कि कहाँ का आरओसी तो बहुत जगह ही आता ही है, हर जगह कॉमन ही है। बट आरडी के लिए कहाँ का रेफरेंस हो रहा है, कब कब देना पड़ेगा, तो हम लोग पहला देखेंगे जब चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है या चेंज ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस हो रहा है फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, तो आरडी का अप्रूवल रिक्वायर्ड है ना। ये बहुत लोगों को नहीं याद रहता है, तो अपन याद करेंगे, ठीक है ना। मैंने भी ये फाइनल में आके याद किया, हम लोग फाइनल में भी ये है। तो अपने को क्या करना है, ये याद रखने के रीजनल डायरेक्टर का कब आएगा कॉन्सेप्ट, है ना। तो एक लास्ट पेज पे रख के रखना आरडी, आरडी लिखना रीजनल डायरेक्टर, और उसका कब कब हम लोग एप्लीकेशन करें, कहाँ कहाँ कर रहे हैं, ताकि मार्क्स ना कटे। ये मेंशन करने का 1 से 2 मार्क्स रहेगा। एम आई क्लियर? हाँ। तो देखो यहाँ क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे देखो द रीजनल डायरेक्टर का बात हो रहा है यहाँ पे। hereby grant the license authorizing the company by special resolution पास करना होगा इसके लिए, to change its name by omitting the word limited। अगर द वर्ड्स प्राइवेट लिमिटेड, अगर ये वर्ड हटाना है, कन्वर्जन हो रहा है किसी कंपनी का, तो क्या होगा, रीजनल डायरेक्टर क्या होगा, परमिशन देगा। ये देना हेयर बाय ग्रांट दिस लाइसेंस, वो लाइसेंस बोला था ना, एक परमिशन लेना पड़ेगा फ्रॉम आरडी, है ना। फिर वो आरडी का परमिशन हम लोग आरओसी के पास फॉर्म करेंगे। अगर ये आरडी परमिशन नहीं देता तो हम लोग आरओसी के पास जा ही नहीं सकते। समझ आया? हाँ। फॉर्म नंबर लिख लिया सबने ये? नहीं, हाँ ठीक है, लिख लिखो लिया। लिखो, फॉर्म नंबर INC 7, लाइसेंस अंडर सेक्शन 8 सबसेक्शन 5 ऑफ कंपनीज एक्ट। तो बेसिकली डील करता है सेक्शन 8 कंपनीज वालों से, एनपीओ वालों से। यहाँ पे क्या हो रहा है, रीजनल डायरेक्टर दे रहा है सर्टिफिकेट फॉर चेंज ऑफ नेम। हो गया। ओके, फिर देखो दैट सेट कंपनी शैल नॉट बी सब्जेक्ट टू गवर्न बाई, जो भी कंडीशन दिया हुआ है एमओए को वो सब कंप्लाई करेगा। और क्या है, सेट प्रॉफिट्स, प्रॉफिट जो भी है शैल बी अप्लाइड फॉर द प्रमोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, वो सब सेम है। हाँ ठीक है, यही सब सेम सेम जो हम लोग ऊपर पढ़ लिए, वापस ये साइन करके हो जाएगा खत्म। अब देखो डिक्लेरेशन INC 14 आ रहा है या नहीं आ रहा था बार बार? INC 14 हम लोग हाँ। देखो, अब डिक्लेरेशन प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस और एक्सरसाइजिंग बोरोइंग पावर्स, तो इसमें क्या है, लिखिए, लिखो लिखो इसको फटा। लिख लिया? अरे लिख लिया क्या? हाँ लिख लिया। हाँ ओके, हो गया। देखो क्या है अब इसमें, सबसे पहले क्या है, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर चाहिए, फिर ग्लोबल लोकेशन नंबर चाहिए, फिर नेम ऑफ कंपनी, एड्रेस, ईमेल आईडी चाहिए, वेदर द कंपनी इज ए नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, ये क्या होते हैं,
जो कि डील करते हैं, ये एनबीएफसी बोलते हैं इनको, जो कि सिक्योरिटीज में डील करते हैं या कभी लैंडिंग का बिजनेस होता है इनका, लोन वोन देने का ये सब। अब यस या नो करना है तुमको। इफ यस तो एनबीएफसी को रिजर्व रजिस्टर होना चाहिए पड़ता है विद आरबीआई, वो है या नहीं है। पर्टिकुलर और डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स का पर्टिकुलर, डायरेक्टर के पास फाइल कर, डायरेक्टर्स का बेसिक क्राइटेरिया क्या है अगर उसको डायरेक्टर बनना है तो, पता है किसी को? हाँ, डिन चाहिए। दिन तो चाहिए ही चाहिए है ना, हमेशा दिन चाहिए ही चाहिए, नेम चाहिए, दिन चाहिए। तो देखो अब डायरेक्शन ये क्या हो रहा है, आई द डायरेक्टर, आई रेणुका द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी डू solemnly डिक्लेयर दैट, क्या डिक्लेयर करो, देखो एवरी सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम हैज पेड द कंपनी द वैल्यू ऑफ शेयर, ये हम लोग देखे ना पहले, है ना। द पेड ऑफ द कैपिटल, पेड ऑफ कैपिटल कितना है इतना बताया, द कंपनी हैज फाइल्ड विद रजिस्ट्रार अ वेरिफिकेशन, बोले अच्छा ये पॉइंट आया था नहीं, वेरिफिकेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस करना ही होगा, फॉर्म नंबर जो भी 2.25, या विद इन कितना डेज करना रहता है, 180 डेज है शायद, 180 या 120 डेज के अंदर, वरना क्या होगा, स्ट्राइक ऑफ कर सकता है रजिस्ट्रार ऑफ नेम ऑफ कंपनी, हम लोग कल देखे हैं, किसको याद है किसको नहीं है? हम्म। याद नहीं। ठीक है, अब बाद में कभी आएगा तो फिर अपन देख लेंगे ना, बट हम लोग पढ़े थे ये चीज़, याद कर लो अभी, ठीक है ना। कि क्या होगा, एक तुम लोग को जब भी इनकॉर्पोरेशन करना है ना कंपनी, तो क्या होगा, एक डिक्लेरेशन देना पड़ता है कि वेरिफिकेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस हो गया, इनफॉर्म 2.25 है ना। अरे ये बताया नहीं था क्या कि अगर मान लो कई बार कहते नकली ऑफिस रहता है, रहता नहीं है, बस एक ऐसे ही खोल दिया, वहाँ जाके देखोगे तो वहाँ पे कुछ है ही नहीं, बताया था ना। हाँ 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 ये। तो वही वाला हाँ एक ही हाँ। पॉइंट याद करने का, ऐसे याद करो थोड़ा बहुत। देखो अब क्या है, द कंपनी बिंग एनबीएफसी, अगर एनबीएफसी है तो क्या है, तो इसको सारा जो भी सर्टिफिकेट चाहिए रहता है फॉर रजिस्ट्रेशन आरबीआई से ले रखा है। आई फर्दर डिक्लेयर स्टेटमेंट इज ट्रू, ये सब बताना पड़ता है ना, ट्रू है सारा जो भी इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ, और फिर यहाँ पे क्या करेगा वो साइन कर देगा, ठीक है। अब इसको वेरीफाई कौन करेगा, देखो वेरिफिकेशन ये जो बोल रहा है वो सब सही है, ये सब कौन करेगा, आईएनसी 14 बेसिकली है कौन, डिक्लेरेशन बाई क्या होता है। हाँ सीएससीएससी में या एडवोकेट। हाँ, और वो सब ये डायरेक्टर दे रहा है, बट इसको वेरीफाई कौन करेगा, कंपनी सेक्रेटरी, ये समझ आया ना। hereby certify that given information is form and करेक्ट है ये सब, और वहाँ पे अपना मेंबरशिप डाल के साइन वाइन करके देने मांगता है ये। अब अटैचमेंट भी क्या क्या फाइल करना पड़ेगा, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशूड बाय आरबीआई, कॉपी ऑफ एक्नॉलेजमेंट ऑफ एप्लीकेशन फाइल्ड विद स्पेसिफिक रेगुलेटर, स्पेसिफिक रेगुलेटर क्या क्या हो सकता है, इनकम टैक्स अथॉरिटी हो सकती है ना, बाकी जो भी लेबर अथॉरिटीज है वो सब हो सकती है। ऑप्शनल अटैचमेंट अगर और भी कुछ करना है तो वो भी कर सकते हो। अब देखते हैं आईएनसी 25, देखो अगर मान लो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन पर्सुएंट टू चेंज ऑफ नेम, अगर किसी कंपनी का नाम चेंज होता है तो फिर उसको नया सर्टिफिकेट कैसा मिलेगा, देखो आई हेयर बाय डिक्लेयर सर्टिफाई, ये कौन बोलेगा, रजिस्ट्रार बोल रहा है, दैट द नेम ऑफ द कंपनी हैज बीन चेंज फ्रॉम डैश टू डैश विद इफेक्ट फ्रॉम डैश टू डैश, द नेम ऑफ द कंपनी सेम इज, ये हम लोग कौन सी कंपनी का देखे थे एक्चुअल में, ऐसा हम लोग एक्चुअल में देखे थे ना किसी असली कंपनी का जिसका नाम चेंज हो गया था, कल ही तो देखे थे यार। रिलायंस। तो इतना सोचते क्यों हो, रिलायंस का। तो इतना सोचते क्यों हो, कल तो देखे देते इन डेप्थ में, इसका भी तो वैसे ही था ना, नहीं था सेम फॉर्मेट में। हाँ देखो सब कुछ फॉर्मेट के अकॉर्डिंग होता है, रजिस्ट्रार या कुछ भी किसी को एक्स्ट्रा पावर नहीं दिया हुआ है, कुछ भी बना दो है ना, सब यही फॉर्मेट में सभी कंपनीज का रहता है, ये चीज समझ में आ रहा है ना सबको। हाँ। द सीन ऑफ द कंपनी और गिवन माई हेड, ये सेम वैसे ही था कल के जैसे। अब देखो आईएनसी 26 ये आएगा, आज हम लोग पढ़ेंगे, ये हम लोग आज आएगा, हम लोग जो पढ़ेंगे टेक्स्ट उसमें ये, आईएनसी 25 क्या था वो नहीं लिखा मैंने। अगर किसी कंपनी का ये चेंज होता है, नाम चेंज होता है, तो फिर कैसा उसका सर्टिफिकेट चेंज ऑफ रहेगा। नेम। हाँ चेंज ऑफ, ये लिखा ना, तुम लोग लिख तो रहे हो ना भाई कॉपी में, बाद में हम लोग वापस नहीं आएंगे इसके ऊपर, और एक जगह रहेगा तो एग्जाम में बहुत हेल्पफुल रहेगा, वरना याद नहीं रह पाएगा। लिख रहे हो ना सब कोई, उससे पहले वाला लिखा तुमने। हाँ। हाँ तो आईएनसी 25 वाला लिख लो,
सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन रिलेटिंग टू चेंज ऑफ नेम या आफ्टर चेंज ऑफ नेम। देखो अब देखो INC 26 के बारे में। अब देखो हम लोग पढ़े थे नहीं कल की एक एडवर्टाइजमेंट देना पड़ेगा, एक वर्नैकुलर लैंग्वेज में देना पड़ेगा, एक इंग्लिश लैंग्वेज में देना पड़ेगा, है ना? ये पढ़े थे, कभी नहीं आया कभी ये? यस सर, पढ़े थे। पढ़े थे। देखो अब एडवर्टाइजमेंट गिविंग डिटेल्स ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन टू बी पास्ड फॉर चेंज इन ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट चेंज करना है, इन विच मनी इज रेज टू प्रोस्पेक्टस। और क्या होता था कुछ प्रोस्पेक्टस जो भी मनी यूटिलाइज अनयूटिलाइज मनी भी है कुछ, तो अगर हम लोग ऐसा पब्लिक नोटिस देना है तो कैसे कहाँ कहाँ देना पड़ता था? एक तो इंग्लिश लेटर, इंग्लिश न्यूज़पेपर में दो, एक किस में दो, एक वर्नैकुलर लैंग्वेज में, जैसे अगर महाराष्ट्र में तो किस में देना होगा, मराठी वाले न्यूज़पेपर में देना होगा। क्यों कर रहे हैं हम लोग ऐसा? ताकि सभी लोगों को पता चले कि कंपनी अपना ऑब्जेक्ट ही चेंज कर रही है नहीं? हाँ। तो देखो ये एडवर्टाइजमेंट का फॉर्मेट है, देखो क्या है, सिन नंबर, नेम ऑफ द कंपनी, ये सब देना पड़ेगा। अब ये पब्लिक नोटिस है नहीं? ये किसको दे रहे हैं हम लोग? मेंबर्स को दे रहे हैं, पब्लिक को दे रहे हैं, या फिर डायरेक्टर्स को दे रहे हैं? अरे भाई पब्लिक को। हाँ बोलो, पब्लिक को दे रहे हैं, ठीक है ना? नोटिस है भाई गिवन दैट अ रेजोल्यूशन पास्ड ऑन, ये रेजोल्यूशन कौन सा होगा? OR और SR? स्पेशल रिजोल्यूशन। यस स्पेशल रेजोल्यूशन होगा, OR नहीं। पास्ड ऑन इतना कि बोर्ड ने कौन सा पास किया, नहीं पहले तो ये रेजोल्यूशन क्या होगा, बोर्ड रेजोल्यूशन होगा। ये बोर्ड रेजोल्यूशन का बात करें, बोर्ड रेजोल्यूशन के बाद क्या होगा, वो लोग जनरल मीटिंग फिक्स करेंगे, फिर वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा। क्योंकि देखो पास ऑन द बोर्ड, बोर्ड सबसे पहले देखो बोर्ड डिसाइड करता है कि नेम चेंज करना है नहीं करना है, फिर क्या होता है वो लोग जनरल मीटिंग फिक्स करते हैं, फिर वहाँ पे क्या होता है, स्पेशल रेजोल्यूशन होता है। समझ आया? लिख लो ये वाला, बोर्ड रेजोल्यूशन पहले होता है इन बोर्ड मीटिंग, फिर जनरल मीटिंग वो लोग फिक्स करते हैं टाइम प्लेस, फिर वहाँ पे क्या होता है, मेंबर्स जो होते हैं, शेयर होल्डर जो होते हैं, वो लोग स्पेशल रेजोल्यूशन पास करते हैं। ठीक है? हाँ। has proposed to change some or all of the objects of the company for which money was raised by the company through prospectus। हम लोग prospectus के बारे में भी जानेंगे, ठीक है? prospectus क्या होता है बताओ? पता है किसी को? पब्लिक को इनवाइट किया जाता है शेयर्स खरीदने के लिए। तो उसमें prospectus का क्या मतलब है? इसमें कंपनी के बारे में पूरा रहता है, मतलब ऑब्जेक्ट से सारे, मतलब हाँ किस पर्पस के लिए हम लोग मतलब शेयर्स इशू देखो कर रहे हैं मतलब। ओके, यहाँ शॉपिंग कौन कौन करते हैं? सब करते हैं। सब करते हैं ना। देखो ये एक मॉल है, एक मॉल खुला है नया गुजरात में। अब यहाँ पे क्या है, एक रेस्टोरेंट है, मस्त रेस्टोरेंट है एकदम, ठीक है? और यहाँ पे क्या है, एक साड़ी का शॉप है, साड़ी शॉप। सारी शॉप में बोलो या गर्ल्स का जो भी, इसमें सारा मिक्स, सारा सारा ही रहता है इसमें, सारा सामान, ठीक है? अब यहाँ पे ये लोग क्या बोलते हैं ना, नया लॉन्च हुआ तो 80% डिस्काउंट दे रहे हैं सारा, लैक्मे का प्रोडक्ट्स में जो भी नए जो भी प्रोडक्ट होता है वो सब, ठीक है? सब प्रोडक्ट्स में 80% डिस्काउंट है यहाँ पे। अब यहाँ पे है मिस एक्स, और कौन कौन है अभी, यहाँ पे है स्वागतिका, रेणुका, और यहाँ पे कोई भी एक है, नेहा मान लो, नेहा, ठीक है? तो ये तीनों जो है, इनको न्यूज़पेपर में दिख गया कि अच्छा ये मॉल खुला है, पता चला। बट अब क्या चाहिए इनको, कि यहाँ पे जानना है कि कितना रुपए में क्या साड़ी है, कौन सा जो टॉप है, वो सब प्राइस क्या एक्चुअल में, है ना? तो अगर तो फिर कैसे कांटेक्ट करे, ये मॉल ये लोग के घर से 80 किलोमीटर दूर है, बताओ। तो क्या तुम लोग जाके बस प्राइस चेक करोगे क्या? या अगर हम ऐसा तुम लोगों को कुछ दे दें, एक पैम्पलेट जिसमें मेरे शॉप के बारे में सारा लिखा है, मॉल के बारे में लिखा है कि मॉल में क्या क्या शॉप है, कितने कितने हैं, और उस शॉप में भी मान लो इस शॉप में क्या काजल कितने का है, लिपस्टिक कितने का है, बैंगल कितने का है, MRP 100 रुपये है, 80% डिस्काउंट करके 20 में पड़ रहा है आपको। तो मतलब ये क्या आपको इस ये मेन्यू टाइप में दे देते हैं आपको, क्या कौन सा बेटर रहेगा? मेन्यू टाइप का मिल जाएगा, पैम्पलेट है हाँ। पैम्पलेट है ना, किस लिए ये लोग भेज रहे हैं, किस लिए ये लोग देंगे ये ऐसा सबको?
देखे हो ना, ऐसा कोई पैम्पलेट्स बिकता है, बहुत सारा लोग खड़े होकर हाँ हाँ देते रहते हैं, है ना। हाँ हाँ तो ये पैम्पलेट हम लोग क्यों कर रहे हैं, ताकि हम लोग, ये लोग कौन है, प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स है ना, कस्टमर्स तो है हाँ ना। हाँ पर इसको आगे हम लोग क्या लगा रहे हैं, वर्ड प्रोस्पेक्टिव, क्योंकि हम लोग अभी प्रोस्पेक्टिव है। कस्टमर कब बन जाता है, जबकि हम लोग आके ले लेते हैं और फिर वो बनता है कस्टमर पेमेंट करने के बाद। तो प्रोस्पेक्टिव मतलब अभी बन सकता है हमारा कस्टमर, ये प्रोस्पेक्टिव मतलब अभी चांस है बनने का, है नहीं। हाँ हाँ तो ये प्रोस्पेक्टिव कस्टमर है। तो ये कंपनीज क्या करती है, पैसा रेज करने के लिए प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स को ये अपना ये देती है, ये इसमें क्या लिखती है, अपना सारा बढ़ चढ़ कर बड़ाई करती है कि क्या मेरा प्राइस है, मेरा बेस्ट क्वालिटी है, मैंने कंपनी में 3 साल में क्या क्या प्रॉफिट कमाया, क्या नहीं कमाया। तो उसको बोलते हैं प्रोस्पेक्टस, इस डॉक्यूमेंट को बोलते हैं प्रोस्पेक्टस, समझ आया। अब हाँ प्रोस्पेक्टस भी पता है कितने टाइप के होते हैं। ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस होता है, और एक होता है तुम्हारा एवरेज रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस होता है, और क्या, एवरेज प्रोस्पेक्टस एवरेज सेल्फ प्रोस्पेक्टस होता है, और एक था क्या नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, रेड हेरिंग, सेल्फ हाँ शेल्फ प्रोस्पेक्टस होता है। तो बहुत टाइप का प्रोस्पेक्टस होता है, वो सारा हम लोग डील करेंगे। बट मेन चीज समझ आता है तुमको कि ये है, ये हम लोग क्यों कर रहे हैं बेसिकली, कि कंपनी के बारे में इन्वेस्टर्स को पता चले, यहाँ पे इन्वेस्टर्स को पता चले, ये पढ़ के वो लोग क्या, अगर मान लो 20 रुपये में मिल रहा है 100 रुपये का चीज, तो कौन नहीं जाएगा वहां पे लेने। पूर्वा तुम जाओगी ना, सब जाएंगे वहां पे, जाएंगे या नहीं जाएंगे, हाँ सभी जाएंगे। हाँ, तो इसीलिए तो अट्रैक्ट करने के लिए कस्टमर्स को ताकि वो लोग कंपनी का शेयर्स खरीदे। ये तो मैं एग्जांपल दिया मॉल का, बट यहाँ पे मान लो कंपनी है, तो कंपनी क्या चाहती है कि उसका देखो, मैं बेसिक चीज बताया था या नहीं बताया था कि ये फॉर्म में शेयर्स का कॉन्सेप्ट क्या रहता है, बेसिक चीज बताया था या नहीं बताया था। देखो, एक कंपनी फॉर्म कर रही है आज, कौन, स्वगातिका, स्वगातिका एक कंपनी फॉर्म कर रही है। स्वगातिका, वेयर आर यू फ्रॉम? उड़ीसा ओके, यू आर फ्रॉम उड़ीसा। उड़ीसा में ये कंपनी, कोई ऑयल का कंपनी या मिनरल ऑयल का कंपनी कोई ये फॉर्म कर रही है, ठीक है, मिनरल ऑयल का कंपनी फॉर्म कर रही है। ओके, आर यू ऑल ओके विद दिस, है ना। या अब यहाँ पे इसका कंपनी कितना बड़ा है, एक बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग में 2 फ्लोर का है, 3 फ्लोर पकड़ लो, 3 फ्लोर का है। अभी चाहती है कि इसका बिल्डिंग यहाँ पे, कहाँ पे, हरियाणा में नहीं, उड़ीसा छोड़ो, इसको खोलना है गोवा में भी, गोवा में भी अपना कंपनी खोलना है, 3 बिल्डिंग, बड़ा बड़ा एकदम, ठीक है। तो अब इसको पैसा चाहिए ना, पैसा चाहिए ना। तो क्या करती है, ये जनरल इन्वेस्टर जो हैं इंडिया के सारे, ये सारे इन्वेस्टर है, ये मान लो गुजरात में है, ये मान लो वेस्ट बंगाल में है, ये मान लो उड़ीसा में है, ये मान लो मुंबई में है, ये मान लो पुणे में है। प्लीज म्यूट योर सेल्फ पूर्वशी, ठीक है। ये क्या है, ये लोग यहाँ पे सब जगह है। तो ये लोग बेसिकली है क्या, ये लोग इन्वेस्टर्स हैं, है ना। अब सबको पता है कि जो स्वागतिका है, वो बहुत ही मतलब लंदन से पढ़ाई करके आई है, शी हैज डन एमबीए इन बिजनेस, और उसने बहुत हाई फाई कंपनीज में काम कर रखा है। तो उसको पता है कि वो और बहुत टॉपर रह चुकी है वो, तो उसको भरोसा है सबको। तो और स्वागतिका को अब चाहिए क्या बताओ, एक्सपेंड करने के लिए पैसा चाहिए नहीं चाहिए। यहाँ हाँ जाएगी गोवा में तो चाहिए लैंड चाहिए उसको, एम्प्लॉयज को सैलरी देना होगा, सारा पीसी खरीदना होगा, पूरा सेटअप करना होगा उसको, है ना, फर्नीचर वगैरह सब। तो अब इसको कितना पैसा कहाँ से लाएगी स्वागतिका। डू यू हैव एनी फ्रेंड्स जो कि इतने हेल्पफुल हो तुमको, और तुमको लोन दे दें, मान लो 50,000 ही लोन दे दें, जस्ट टू स्टार्ट योर कंपनी। नहीं 2 लाख रुपए कुछ देंगे, नहीं देगा, कोई नहीं देगा। और रिलेटिव देंगे तुमको लगता है, नहीं नहीं। तो हम लोग किसका हेल्प ले बताओ, हम लोग हेल्प लेंगे जनरल पब्लिक का। हम लोग क्या करेंगे, अपना सिक्योरिटीज को आईपीओ में लिस्ट करके हम लोग ये लोग को अलॉट करेंगे। तो ये लोग बताओ, इन लोग सबसे पहले हम लोग को क्या देगा, ये लोग हमको देंगे, क्या देंगे हम लोग को बताओ, पता है, 10-10, 100-100 रुपये का शेयर, मान लो 100-100 रुपये का शेयर, ये हम लोग को 100-100 रुपये दिए। अब कोई भी हम लोग 100-100 रुपये का शेयर, 100-100 रुपये ये लोग दिए सब, ठीक है ना। ये दिया 100 रुपया, ये दिया 100 रुपया। तो अगर मान लो हर चीज में बार्टर सिस्टम भी होते हैं, तो हम लोग 12th में पढ़े, कोई भी चीज एक्सचेंज होता है तो बदले में भी तो कुछ मिलना चाहिए ना भाई। वो 100 रुपये शेयर्स दे रहे हैं तो देगा तुम उसको क्या दोगे, कुछ दोगे ना यार। शेयर्स हाँ, तो अब कंपनी क्या देती है देखो, शेयर वेयर कुछ नहीं देती है। देखो कंपनी क्या देती है, एक कागज का टुकड़ा देती है, ऐसे ऐसे कागज का टुकड़ा,
एक एक जन को हम्म, एक एक जन को ऐसे थमा देती है, लो भाई लो 10 100 रुपए के अगेंस्ट ये लो, लो साहब आप खुश रहो, ये लो भाई 100 रुपए के खुश रहो, ठीक है। ये कौन दे रही है? कंपनी। कंपनी के पास ये सब पड़ा हुआ है बहुत सारा ऐसा, ये एक एक बांट रही है कंपनी, ठीक है। किसको किसको बांट रही है? इन लोगों को, और बदले में क्या ले रही है? 100 रुपया। इसको बोलते हैं शेयर सर्टिफिकेट या शेयर्स। इसमें वैल्यू लिखा रहता है 100 रुपया, 100 रुपये का वैल्यू है, 100 रुपये वैल्यू है। तो अब बताओ यहाँ पे कुछ नुकसान हो रहा है क्या? 100 में मिल रहा है सबको नहीं। कुछ, एकदम इक्वल नहीं। ट्रांजेक्शन है ना, सबको कुछ ना कुछ मिल रहा है। हाँ। अब फ्यूचर में अगर स्वातिका का बिजनेस बहुत बढ़ जाता है तो इस 100 रुपये का वैल्यू क्या हो सकता है? 200 हो सकता है, 500 हो सकता है, 1000 भी हो सकता है। तो इन लोगों को फायदा हो रहा है नहीं हो रहा? हो रहा है। फिर स्वातिका क्या होता है? स्वातिका 500 करोड़ का उसका प्रॉफिट हुआ तो वो क्या करेगी? उस समय बांट भी सकती है, इनके इनको बांटेगी, इनको देगी। क्यों देगी? क्योंकि इतने टाइम तक ये लोग शेयर होल्ड करके रखे, डिविडेंड देगी वो, इसको बोलते हैं डिविडेंड देना। ताकि ये लोग भी खुश रहे कि हाँ भाई हम आपका ध्यान रख रहे हैं, है नहीं? हाँ। तो इसलिए हम लोग कई बार डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कंपनी में। तो बेसिकली ये सब पैसा आप बताओ स्वागत है ये रेज कर रही है, तो वो कैसे? वो सिर्फ स्वागतिका तो क्या हर एक के पास जाके बोलोगी उड़ीसा में, वेस्ट बंगाल में, गुजरात में, पुणे में कि भाई मेरा कंपनी इतना है, इतना है, इतना अच्छा है, ये मैंने किया, 3 साल का प्रॉफिट ये है, मैं यहाँ से पढ़ी हूँ, यहाँ पे ये इतने अच्छे डायरेक्टर्स हैं, ये सब तुम सबको बोलोगी क्या मुंह से? और कितने लोग नहीं। को याद रहेगा? नहीं रहेगा। तो तुम क्या करोगे? बनाओगी ना एक बुक जैसा ऐसा, उस पर आप लिखोगी ना हाँ। सारा डिटेल हाँ। कंपनी का लिखोगी। पर्सपेक्टिव। और फिर जिसको मांगता है, तुमको लगता है ये मोटा पार्टी है, एकदम मोटा पार्टी बोले तो बस 500 करोड़ का आदमी है ये, इसको इसको बना सकते हैं अपन एडा। तो इसको एडा बनाएंगे ना अपन, तो इसको ये देंगे ये डॉक्यूमेंट, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस प्रोस्पेक्टस। टू अट्रैक्ट द कस्टमर्स, है ना। यस। अब पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाना चाहिए, जिसको ये फोटो लेना है ले लो। इसके बाद इसको पूरा एक्सप्लेन मैं करने वाला नहीं है कभी भी, क्योंकि इससे ज़्यादा बार बार एक्सप्लेन करने से क्या होता है कि टाइम वेस्ट है फालतू का। ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए अभी प्रोस्पेक्टस का, है ना। हाँ। हो गया सबको क्लियर? हाँ। फोटो ले लिया? हाँ। हाँ। यस सर। ओके, ठीक है। तो हम लोग कहाँ थे? तो यहाँ पे देखो, अब समझ आया प्रोस्पेक्टस का वुड बी अप्लाइड। तो हम लोग क्या करें? अब देखो, आप समझ आए, कुछ करो। तो उस प्रोस्पेक्टस में क्या क्या लिखेंगे हम लोग? लिखेंगे ना कि यार उसमें ऑब्जेक्ट्स क्या क्या है, किस लिए हम लोग पैसे रेज कर रहे हैं, कहाँ एम्प्लॉय करेंगे, है ना। हाँ। तो देखो, हाँ। ऑल ऑफ द ऑब्जेक्ट्स फॉर विच मनी रेज, कौन कौन सा मनी रेज किया हम लोग? 100 100 रुपया हर एक इन्वेस्टर से, है ना। हाँ। और वो किसके थ्रू यूज रेज किया हम लोग? प्रोस्पेक्टस के थ्रू, है ना। कहाँ अप्लाई करेंगे वो भी लिखा रहता है, देखो। In pursuant of the said resolution, notice hereby given that the members of the company are being approached to pass a special resolution पास कर रहे हैं। किसके थ्रू? पोस्टल बैलेट। अब समझ आता है पोस्टल बैलेट क्या होता है? हाँ। हाँ। फॉर अप्रूविंग द aforesaid change, details of proposal are given in the notice of the postal ballot। और ये सही है। एनी इंटरेस्टेड पर्सन में ऑब्टेन अ कॉपी ऑफ द नोटिस, मिल जाएगा, और एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट मिल जाएगा फ्री ऑफ चार्ज फ्रॉम द रजिस्टर्ड ऑफिस। जो भी चाहिए यहाँ से ले सकते हो। ये हो गया ये वाला। अब देखो फॉर्म INC 1 क्या था? एप्लीकेशन फॉर रिजर्वेशन ऑफ नेम। नेम रिजर्व करना है आपको, तो क्या क्या होगा देखो। इनकॉर्पोरेटिंग ऑफ अ न्यू देखो क्या होता है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ न्यू कंपनी के लिए भी कौन सा है? INC 1। और चेंज ऑफ द एग्जिस्टिंग नेम ऑफ द कंपनी उसके लिए भी कौन सा है? समझ नहीं आता क्या? दोनों के लिए सेम है, जो भी आपको चेंज। अब देखो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? MOE को ऑल्टर करना है, नेम को चेंज करना है। जैसे रिलायंस ने नेम को चेंज किया तो कौन सा फॉर्म भरेंगे? ये तो पता होना चाहिए ना। बोलो। तो क्या कौन सा फॉर्म भरेंगे हम लोग? INC। वन। अब रिजर्वेशन ऑफ नेम करना पड़ता है, देखो। डिटेल्स ऑफ एप्लीकेशन क्या क्या है? डिन नंबर मैंडेटरी है, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर और इनकम टैक्स पैन नंबर देना जरूरी है, ठीक है। अब मिडिल नेम देना है। ऑक्यूपेशन क्या है? सेल्फ एम्प्लॉयड हो, प्रोफेशनल हो, होम मेकर हो, स्टूडेंट हो, सर्विसमैन हो। एड्रेस दो सारा, ये सब दो, ये सब कुछ काम का नहीं है। अब देखो स्टेटस, स्टेट द कैटेगरी ऑफ प्रपोज कंपनी, क्या क्या कैटेगरी में है, क्या क्या हो सकता है। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है, बाय गारंटी है, अनलिमिटेड कंपनी है। सब कैटेगरी ऑफ प्रपोज कंपनी, गवर्नमेंट की कंपनी है, स्टेट गवर्नमेंट की है, सेंट्रल गवर्नमेंट की है, नॉन गवर्नमेंट है, सब्सिडरी कंपनी है, ये सब लिखो, है नहीं। नेम ऑफ द स्टेट कहाँ रजिस्टर्ड हो? उड़ीसा या वेस्ट बंगाल, ठीक है। नेम ऑफ द ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार कहाँ पे? रजिस्ट्रार का ऑफिस का नाम क्या है? अब कैटेगरी क्या है? इंडिविजुअल हो, कंपनी हो, फॉरेन कंपनी। हम लोग पढ़े थे नहीं पढ़े थे? कंपनी इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया है या बॉडी कॉर्पोरेट है, क्या है क्या नहीं है, सब दो।
प्रमोटर्स का डिटेल दे रहे हैं यहाँ पे हम लोग, डिटेल्स ऑफ प्रमोटर्स, समझ आया? वेदर द एप्लीकेशन बीइंग सर्टिफाइड प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल कौन कौन होते हैं? हाँ, तो ये भी लिखना है हम लोगों को, ये देना पड़ता है ना हर टाइम में, कौन से फॉर्म में होता है? INC 14। राइट। ऑब्जेक्ट्स ऑफ द प्रपोज कंपनी क्या क्या है, जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है वो सब लिखो। पर्टिकुलर जो प्रपोज डायरेक्टर, अगर कोई डायरेक्टर को और बना रहे हो तो फिर उसका सारा, जिसको बना रहे हो उसका वो सारा डिटेल दो, इसको और एक्स्ट्रा बनाना है। मतलब प्रमोटर कैनिंग ऑन पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हो तो वो सब बताओ। एनओसी फ्रॉम ऑल द ओनर्स पार्टनर्स मिला है या नहीं मिला है? एनओसी क्या होता है? नो ऑब्जेक्ट सर्टिफिकेट, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। देखो ठीक है। अब जो भी नाम है, पर्टिकुलर्स अबाउट द प्रपोज नेम, जो रखना चाहते हो नाम उसका क्या, देखो नंबर प्रपोज नेम फॉर द कंपनी यहाँ लिखो। 6 नाम इन द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। देखो यहाँ पे कितना नाम देना है ना? देखो बताया था या नहीं, क्यों हम लोग 6 नाम लेते हैं? हाँ तो वही चीज़ है देखो। अब देखो प्रपोज नेम, सिग्निफिकेंस ऑफ की और कॉइन्ड वर्ड इन द प्रपोज नेम, state the name of vernacular language used in the proposed name। ठीक है। और रिजेम्बलेंस है कि अगर उसका कुछ विद एनी ट्रेड ऑफ क्लास ऑफ ट्रेडमार्क रूल्स, ट्रेडमार्क के अंदर कुछ आता है क्या उसका नेम का कुछ, मतलब प्रपोज कंपनी रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के अंदर आता है नहीं, रजिस्टर्ड है या नहीं ट्रेडमार्क उसका। हम्म, ऐसा तो नहीं है कि इज द नेम सिमिलर टू एनी एग्जिस्टिंग कंपनी और द फॉरेन होल्डिंग कंपनी, अगर ऐसा कुछ है तो बताओ सब कुछ। और उस कंपनी से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको। ठीक है। अब जो यहाँ वेदर द प्रपोज नेम इंक्लूड द वर्ड सच एज इंश्योरेंस, बैंक, स्टॉक एक्सचेंज, ये सब नहीं होना चाहिए। समझे आप? समझते हो ना, बताया ना? ऐसा कुछ भी नहीं लगना चाहिए। सब किसका होता है जनरली, बैंक के होता है ना? ये सब वर्ड यूज हो रहा है तो फिर वो लोग एक्स्ट्रा चेक करेंगे फिर आरओसी, है ना? यस है तो यस, नो है तो टिक कर दो, है ना? और इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिला या नहीं मिला फ्रॉम वेरियस अथॉरिटीज से लेना पड़ता है, नहीं पड़ता है? अपार्ट फ्रॉम द आरबीआई, ये सब से लेना पड़ता है ना, आरबीआई से, आईआरडीए। आईआरडीए बताया था ना क्या होता है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी रेगुलेटरी डेवलपमेंट एक्ट। एक्ट, नहीं अथॉरिटी। ये किसको देखती है? इंश्योरेंस कंपनीज को देखती है। जैसे अपना एमसीए देखता है कंपनीज को सिर्फ, आईआरडीए किसको देखती है? इंश्योरेंस कंपनी को। आरबीआई बेसिकली देखता है बैंक्स को। सेबी भी देखती है सारी लिस्टेड कंपनीज को। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स सबका बाप है, ये सबको देखता है। समझ आता है? बस यही सब है देखो। अब देखो नेम रिक्वायरिंग सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल, ये हम लोग पढ़े या नहीं पढ़े? सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए ही चाहिए अगर नाम चेंज करना है तो। स्टेट वेदर प्रपोज नेम्स कंटेन सच वर्ड फॉर प्रीवियस अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड। ऐसा कोई नाम है जिसमें प्रीवियस अप्रूवल लगता है? ठीक है। अब रिजर्वेशन ऑफ नेम फॉर चेंज बाय एग्जिस्टिंग कंपनी, एग्जिस्टिंग कंपनी का नाम बदलना है तो ये सारा दो डिटेल, और तो कुछ नहीं है। अच्छा देखो और एक चीज ये देखो नोट करके, स्टेट वेदर द चेंज ऑफ नेम इज ड्यू टू डायरेक्शन रिसीव्ड फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। हम बताया था ना कि ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन और स्पेशल रेजोल्यूशन कब कब चाहिए, तो इसमें बताया था एग्जांपल, जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट की बोलती है कि हम लोग को नेम चेंज करना है तो उसके लिए ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन चाहिए या स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए? ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी। सब चेक करो कल जो लिखे हो नोट, उसमें एग्जांपल लिखा हुआ है। एम आई क्लियर? यस। तो कई बार सेंट्रल गवर्नमेंट भी डायरेक्शन देती है कंपनी को कि अपना नाम बदलो, तो वैसा कुछ है तो वैसा कुछ बताओ। अच्छा देखो, वेदर चेंज इन नेम रिक्वायर्स चेंज इन ऑब्जेक्ट, है ना? पहले था के फैंस लिमिटेड, अब हो रहा है के ट्यूबलाइट लिमिटेड, तो पूरा चेंज हो जा रहा है ना? ऑब्जेक्ट भी हो सकता है ना चेंज हो गया हो, पहले फैन बेचता था अब क्या बेच रहा हूँ? ट्यूबलाइट। अब बताओ रीजन फॉर चेंज इन नेम, क्यों चेंज करना चाहते हो अपना नेम, है ना? तो देखो अब क्या क्या चाहिए। तो देखो प्रोसेस क्या है कोई भी चीज करने का, सबसे पहले कौन डिसाइड करता है? बोर्ड लोग। बोर्ड लोग सोचते हैं कि नेम चेंज करना है तो वो लोग फिर क्या करेगा? बोर्ड मीटिंग बुलाएगा, उसमें क्या होंगे? सारे डायरेक्टर्स होंगे। कौन है ये लोग? डायरेक्टर्स होंगे सारे। डायरेक्टर्स हो गए, फिर वो लोग एक रेजोल्यूशन पास करेंगे, बोर्ड रेजोल्यूशन पास हो गया कि हाँ नेम नेम चेंज करना है। ओके। फिर क्या करेंगे वो लोग? फिक्स करेंगे एक जनरल मीटिंग का प्लेस टाइम, और सारा कैसे नोटिस भेजना है, सारे मेंबर्स को बुलाएंगे, सारे मेंबर्स, बहुत सारे मेंबर्स को,
बुलाएंगे। मेंबर्स को क्यों बुलाएंगे? ताकि स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो। कहाँ पर हो? जनरल मीटिंग में हो, बाई मेंबर्स या शेयर होल्डर्स। समझ आता है सबको? सबसे हाँ। पहला पॉइंट क्या है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करेंगे, फिर बोर्ड मीटिंग करेंगे, है ना? या देखो क्या क्या इन द फिर बोर्ड मीटिंग। हाँ। इन द केस ऑफ चेंज ऑफ नेम ऑफ एग्जिस्टिंग कंपनी सबसे पहले क्या चाहिए? बोर्ड रेजोल्यूशन चाहिए, जहाँ पे वो डिसाइड हुआ कि नेम चेंज करना है। समझ आया? इफ द चेंज ऑफ नेम इज जो डायरेक्शन रिसीव्ड फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, तो फिर डायरेक्शन मतलब वो लेटर देगी जो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनी को, वो दो, है ना? कॉपी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल ऑफ वर्ड कुछ अगर सब ये सब ही है। देखो एनओसी ऑफ सोल प्रोप्राइटर एग्जिस्टिंग कंपनी, ये सब चाहिएगा। समझ आया? अब डिक्लेरेशन क्या दे रहे हैं? देखो आई एम ए प्रमोटर तो द मेमोरेंडम आई ऑथराइज, ये सब डिक्लेरेशन भी देना पड़ेगा, ठीक है? और देखो टू बी साइंड, डिजिटली साइंड होता है, या डिजिटल साइन सर्टिफिकेट बॉक्स है, यहाँ पे अटैच कर लेते हैं हम लोग फॉर्म, है ना? आजकल सब ऑनलाइन होता है ना, इसलिए हम लोग खुद तो वहाँ पे ऐसे कंप्यूटर पे लिख के, स्क्रीन पे लिख के साइन नहीं करते, तो वहाँ पे एक तरीका होता है डिजिटल साइन सिग्नेचर सर्टिफिकेट, उससे करके हो जाता है, ठीक है ना? और यहाँ पे देखो सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल भी चाहिए। इट इज सर्टिफाइड दैट आई हैव वेरीफाइड एंड सब सही है। कौन देगा? सीएस सीएस यस, ठीक है, यही सब है। देखो फॉर्म नंबर NC2 आज हम लोग करने की जरूरत नहीं है, बट देख लो ये 1% कंपनी का एप्लीकेशन फॉर्म है, इसमें बस एक ही चीज नोट करने देता था, क्या? अपना नॉमिनी वाला पॉइंट, है ना? इसमें नॉमिनी क्लॉज होता है। हम्म। हाँ। देखो इफ द ड्यूरेशन ऑफ स्टे एट पेरेंट एड्रेस लेस देन 1 ईयर, देन एड्रेस ऑफ द प्रीवियस एडिशन रेजिडेंस देना पड़ेगा। कितने दिन रहा है वो सब चेक करना रहता है हमने को, कितना 182 डेज एज पर इनकम टैक्स भी 182 डेज है, पता नहीं मैंने 120 कहाँ पढ़ लिया था, ये कंफर्म करने का जरूरत है थोड़ा सा। ठीक, अब देखो यहाँ पे नॉमिनेशन क्लॉज जो है ये हम लोग कल देख रहे थे, नहीं देख रहे थे? आई डैश द सब्सक्राइबर टू द मेमोरेबल, ये इन ये मेंबर बन जाएगा इन इवेंट ऑफ माय डेथ, है ना? ये नॉमिनेशन हाँ। क्लॉज सिर्फ उसमें रहता है। और देखो पर्टिकुलर नॉमिनी, ये सिर्फ ओपीसी में रहता है, बाकी किसी कंपनी में रहता। तो ये सब अटैचमेंट फाइल करनी रहती है। अब फॉर्म INC3 देखना है क्या? वही है, नॉमिनी कंसेंट फॉर्म देना पड़ता है ना, कंसेंट। हाँ, लिख रहे हो ना तुम लोग यार? ये सब फॉर्म नंबर लिख रहे हो नहीं लिख रहे? पहले वाला तो पक्का नहीं लिखे होगे, क्योंकि वो तो फास्ट बता दिया मैंने, है ना? लिखे। सबने लिखा है ना? स्वागत है, शेयर करोगे ना ग्रुप में? हम्म। हाँ कर दूंगी। हाँ हाँ ठीक है। फॉर्म नंबर INC3 देखो, अब लिख लो इसको भी, 1% कंपनी का नॉमिनी कंसेंट फॉर्म है। तो इसमें ये लिखना पड़ेगा कि मैं सिटीजन हूँ, क्योंकि ओनली इंडियन सिटीजन कैन बिकम द नॉमिनी, है ना? और कोई कन्विक्टेड नहीं हुआ मैं, ये सब डिक्लेरेशन देगा कौन? वही वाला। अब देखो फॉर्म INC4, चेंज इन मेंबर या नॉमिनेशन करना है, तो क्या है? फॉर्म INC4 लिख लो इसको भी। फिर आते हैं हम लोग INC5 में। देखो 1% कंपनी इंटीमेशन ऑफ एक्सीडिंग थ्रेशोल्ड, एक थ्रेशोल्ड लिमिट रहता है ना, कि इसके बियॉन्ड जाते ही क्या होता है? वो 1% कंपनी को कंपल्सरी प्राइवेट या पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट होना पड़ता है ना, है ना? हाँ। वो लिमिट बता दूंगा मैं, मेरे को भी याद नहीं है, पर अपन देख लेंगे। तो क्या होता है उसमें, क्या मान लो टर्नओवर 50 लाख के ऊपर हो गया, तो फिर क्या होता है? उसको डायरेक्ट पूरा कंप्लीट करना, पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है? तो देखो यही है वो उसका फॉर्म, फॉर्म INC5 लिख लिए। हाँ। ओके, तो देखो, देखो यहाँ पे क्या 50 लाख ही है, देखो 50 लाख ही है। देखो एज द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ द कैप्शन कंपनी हैज एक्सीडेड 50 लाख, जब भी 1% कंपनी को, जब भी 50 लाख पेड अप शेयर कैपिटल एक्सीड हो जाए, तो उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? तो प्राइवेट कंपनी या पब्लिक लिमिटेड कंपनी, है ना? और या फिर उसका टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा हो जाए, तो उसको कन्वर्ट कंपल्सरी करना पड़ेगा। तो कौन से फॉर्म में करेगी कन्वर्ट? INC5। यस, ठीक है। देखो एक्सीडेड 2 करोड़ रुपीज, तो फिर इसको क्या करना पड़ेगा? पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, समझ आया? तो फिर इसको सबसे पहले क्या, देखो वही प्रोसेस है। देखो सबसे पहले क्या होता है? बोर्ड रेजोल्यूशन, बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रेजोल्यूशन पास होता है। फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसको करना पड़ेगा, सर्टिफिकेट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट लेना पड़ेगा,
कि एनुअल टर्नओवर कितना है और क्या नहीं है, उसका सही है नहीं, क्योंकि टर्नओवर और शेयर कैपिटल दोनों हम लोग कंफर्म करेंगे कि वो एक्चुअल में सही है या नहीं। बस यही करके ये सब साइन करके सबमिट कर देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर कन्वर्जन ये भी आएगा अपना, फॉर्म नंबर NC6 है नहीं। अब देखो हम लोग क्या देखेंगे इसमें, ओपीसी किस में कन्वर्ट करना चाहती है, प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करना चाहती है। वो किस लिए था, NC5 किस लिए था, जब कंपलसरी उसको कन्वर्ट करना ही पड़ेगा अगर टर्नओवर बढ़ गया तो, और वो खुद से यहाँ पे वॉलंटरली करना चाहती है, तब फिर कौन सा रहेगा, INC 6। ओपीसी प्राइवेट में कन्वर्ट करना चाहती है, या फिर ओपीसी किस में कन्वर्ट करना चाहती है, पब्लिक में कन्वर्ट करना चाहती है, या फिर प्राइवेट कंपनी ओपीसी में कन्वर्ट करना चाहती है, ठीक है, समझ आते हैं। इन 30 केसेस के लिए ये फॉर्म है, तो जो भी एप्लीकेबल है उस पर टिक कर दो। ये सब बेसिक डिटेल दे दो सारा। वेदर कन्वर्शन इज मेड, अगर मैंडेटरी हुआ है तब कर रहे हो या क्या कर रहे हो, अपना वॉलंटरी कर रहे हो तो वैसे बताओ। अगर मैंडेटरी कर रहे हो तो फिर थ्रेशोल्ड लिमिट एक्सीड कर रहे हो तो क्या टर्नओवर का एक्सीड कर रहे हो या फिर पेड अप शेयर कैपिटल का, है नहीं। वापस देखो, क्या पेड अप शेयर कैपिटल कितना 50 लाख से ज़्यादा हो गया, टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा हो गया तब कर रहा हूँ, है ना। ये सब है। अब देखो कैपिटल स्ट्रक्चर बताना है यहाँ पे, नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं वो बताओ। नंबर ऑफ मेंबर्स क्यों पूछ रहे हैं बताओ, यहाँ क्यों पूछ रहे हैं। ओपीसी में कितना होता है 1, बट अगर वो प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करे तो कितना होना चाहिए, मिनिमम 2। पब्लिक में करे तो कितना होना चाहिए 7, ये सब बताना पड़ेगा ना। हाँ ये सब है। देखो देखो नॉमिनी का रहेगा क्लॉज, अगर प्राइवेट ओपीसी में कन्वर्ट कर रही है तो ये सब हो गया। अब ये सब चाहिए, देखो इसमें क्या क्या चाहिए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन चाहिए, एओए चाहिए, ड्यूली अटैच फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए, बोर्ड रेजोल्यूशन चाहिए, सर्टिफिकेट फ्रॉम चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए। तुम बताओ कौन कौन से पॉइंट्स कॉमन होते हैं मोस्टली, ये चाहिए रहता है, ये भी चाहिए रहता है ना। ये थोड़ा नया है अभी इसमें। बोर्ड रेजोल्यूशन हर टाइम चाहिए रहता है, सर्टिफिकेट चाहिए रहता है NC14, है ना। कई बार एफिडेविट भी चाहिए रहता है फ्रॉम मेंबर्स या डायरेक्टर्स की वो लोग कुछ भी फ्रॉड व्रॉड नहीं किए हुए हैं, है ना। और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी बहुत कॉमन पॉइंट रहता है ना। अगर कन्वर्जन कर रहे हो कंपनी का ऑब्जेक्ट्स वगैरह तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम क्रेडिटर्स चाहिए। इसका एग्जांपल मैंने क्या दिया था, अगर कोई फीस वाला पे करके स्टूडेंट हो मेरा, तो मेरे को पहले उसको प्रायोरिटी देना पड़ेगा, उसको पूछना पड़ेगा अगर टाइम चेंज करना है तो, है ना। हाँ। हम्म, ठीक है, देखो यही सब है और कुछ नहीं है, डिजिटल साइन करके ये हो जाएगा। अब INC7 देखो, एप्लीकेशन फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी अदर देन ओपीसी की हम लोग कल देख चुके थे, लिख लो इसको फटाफट, हेडिंग लिख लो। हुआ। अब देखो यहाँ पे क्या, फॉर्म नंबर 12, एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ लाइसेंस अंडर सेक्शन 8। देखो नया कंपनी को मिल रहा है या फिर एग्जिस्टिंग कंपनी को एप्लीकेशन मिल रहा है, सारा डिटेल बेसिक देना होगा। देखो डिस्क्रिप्शन ऑफ मेन डिवीजन इंडस्ट्रियल एक्टिविटी ऑफ प्रपोज कंपनी, क्या क्या मेन कंपनी काम करेगी, वर्क क्या क्या करेगी। ठीक है, सब कुछ काम का नहीं है। अब देखते हैं हम लोग आई एन सी एटीन इंपॉर्टेंट है, आज हम लोग का आएगा, ठीक है। इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे, लिखे इसको, फॉर्म INC18 लिखो और उसको हाईलाइट कर दो, इंपॉर्टेंट। एप्लीकेशन टू रीजनल डायरेक्टर, पढ़े हम लोग रीजनल डायरेक्टर के बारे में। हाँ। फॉर कन्वर्जन ऑफ सेक्शन 8 कंपनी इनटू एनी काइंड ऑफ कंपनी, क्या हो सकता है एनी काइंड ऑफ कंपनी, पब्लिक प्राइवेट। प्राइवेट। उसके लिए हम लोग क्या देना पड़ेगा, एप्लीकेशन देना पड़ेगा टू रीजनल डायरेक्टर। आई एक्सपेक्ट कि अगर किसी का हो जाए तो वो अनम्यूट करके बोलेगा हो गया, एंड ही विल नॉट वेस्ट द टाइम ऑफ द क्लास। हो गया।
तो देखो क्या क्या है इसमें। सबसे पहले सिन मांग रहा है या जीएलएन मांग रहा है, क्या है वो भी दो। रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी दो, बेसिक डिटेल्स मांग रहा है यहाँ पे, ठीक है। द प्रपोज ऑब्जेक्ट फॉर द कंपनी आफ्टर कन्वर्जन, पहले उसका क्या ऑब्जेक्ट था और अब क्या होगा। प्रपोज ऑब्जेक्ट, क्या काम करेगी कंपनी अब, और क्या क्या काम किया। ब्रीफ डिस्क्रिप्शन और एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी डन इन परज्यून ऑफ सेक्शन 8 में क्या क्या काम किया। रीजन क्या कन्वर्ट करना चाहते हो। बोर्ड रेजोल्यूशन का दो डेट क्या है। स्पेशल रेजोल्यूशन कहाँ होता है पास, और कौन करता है। जनरल मीटिंग में होता है कौन पास और करता है। शेयर होल्डर्स। बाकी लोग क्यों नहीं, मतलब सो रहे हैं सब कोई, 8 जन। बाकी लोगों को नहीं पता क्या नहीं चीज, पता है ना। पता था। तो हाँ फटाफट बोलने का एकदम, है ना। SRN हाँ नंबर ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन नंबर ऑफ फॉर्म नंबर MGT 14 वो लिखो। और देखो whether the company has obtained any special status या privilege, कोई भी स्पेशल स्टेटस मिला है क्या कंपनी को। कुछ भी उसको मतलब मान लो स्पेशल स्टेटस के थ्रू गवर्नमेंट उसको कोई ग्रांट दे रहा है, पैसा देता है क्या, कुछ ऐसा कुछ है ना। Whether the company has acquired any movable property through lease or loan from, ये सब एट कंसेशनल रेट, मतलब डिस्काउंट में कुछ खरीदा क्या, तो ये सब बताओ। देखो whether the company has received any donation or grant or benefit from any person या authority since incorporation, yes or no। अगर वो सब मिला है, देखो ओपीसी कंपनी था ना, सॉरी सेक्शन 8, ये किसके बारे में है। सेक्शन 8 कंपनी का है ना। ये किसके लिए होता है, नॉन प्रॉफिट कंपनी काम के लिए होता है ना, है ना। हाँ अगर मैं कोई एक हॉस्पिटल खोल रहा हूँ फॉर एनपीओ, तो गवर्नमेंट मुझको हेल्प कर सकती है ना भाई, कि तुम लो भाई ये लैंड ले लो, ये कुछ ले लो सामान, सस्ते में लो, तुम सब्सिडी में लो, है ना। तो अगर मैं अब एनपीओ से इसको एक कंपनी खोल रहा हूँ पूरा फॉर प्रॉफिट मोटिव, तो ये सब जो मेरे को मिला वो सब वापस लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए मेरे से, गवर्नमेंट लेगी ना वापस। हाँ और जो डोनेशन और ग्रांट और बिलीफ दी वो सब मेरे को तो वो वापस ले लेगी, ठीक है। तो देखो वेदर देयर एनी सरप्लस अमाउंट, अगर कोई सरप्लस अमाउंट है तो उसको आईपीएफ, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड, लिख लो इसको, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड, ठीक है। एक फंड होता है, उसमें हम लोग कई बार पैसे ट्रांसफर करना पड़ता है। तो देखो जो भी डोनेशन वोनेशन आया है, अगर तुम चेंज करो अपना ऑब्जेक्ट कंपनी का, तो उसको तुमको वापस मांग सकती है, वो सब इन्फॉर्म करो गवर्नमेंट को, ठीक है। वेदर कंपनी इज रेगुलर इन फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एनुअल रिटर्न, रेगुलर हो या नहीं हो। वेदर एनओसी, एनओसी बोले तो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। नो ऑब्जेक्शन नो सर्टिफिकेट। ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ठीक है ना। किससे लेना होगा हम लोग, क्रेडिटर से। पता है ना क्रेडिटर का एग्जांपल दिया था या नहीं दिया था। देखो वो लोग तो हम लोग को उधार ही दिए ना पैसा, वो लोग हम लोग को सोच के दिए कि भाई तुम अच्छा काम पे, इंसानियत के काम पे लगाओगे और तुम अब प्रॉफिट कमाने ला रहे हो, तो कई ऑब्जेक्ट करेंगे ना भाई कि नहीं करने का ये सब, है ना। तो इसलिए उनका सारा अप्रूवल मिला या नहीं मिला। अगर मिल गया तो अटैच करो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ठीक है। हाँ हाँ। अब देखो यहाँ पे क्या हाँ कहते हाँ। हैं, whether the company is being regulated by sectoral regulator। sectoral regulator क्या तो आरबीआई हो गया या इनकम टैक्स हो गया, वो सब से, वो सब का भी अगर है कुछ लेना देना तो वो लोग को बताओ। इफ यस तो फिर अटैच करो कि रेगुलेटर कौन है और क्या करते हैं, ना। अब डायरेक्ट यहाँ क्या देगा, द कन्वर्जन नॉट बीइंग सॉट विद द ऑब्जेक्ट ऑफ डिप्राइविंग द क्रेडिटर ऑफ द ड्यूज। ये तो नहीं कि ऑब्जेक्ट चेंज करके तुम क्रेडिटर्स को उसका पैसा ही नहीं चुकाना चाहते, ठीक है। और यहाँ पे देखो क्या लिखा है, नो पोर्शन ऑफ इनकम और प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी हैज बीन पेड और ट्रांसफर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वे ऑफ डिविडेंड, नहीं करना चाहिए ना। ये सब हम लोग पढ़े ही नहीं पढ़े क्या, ये कर सकते हैं क्या सेक्शन 8 कंपनी, नहीं नहीं कर नहीं सकते, ये नहीं। चीज़ है। तो ये डिक्लेरेशन दे रही कि हम लोग ऐसा कुछ नहीं किए, ठीक है। यही सब है बस, और कुछ नहीं। अब क्या क्या देखो अटैच करना है। एमओए एओए होता ही हर टाइम, है ना। बोर्ड रेजोल्यूशन भी सबसे पहला स्टेप होगा ही। स्पेशल, फिर बोर्ड हम्म। रेजोल्यूशन के बाद क्या होता है, जनरल मीटिंग होता है, उसमें क्या होता है, स्पेशल रेजोल्यूशन होता है। फिर सीएस सीएमए का सर्टिफिकेट चाहिए। इजी हो रहा है नहीं हो रहा है आप कुछ। हाँ देखो और बाकी सब कुछ नहीं, कॉपी ऑफ वैल्यूएशन रिपोर्ट इसमें चाहिएगा, क्योंकि क्या हो रहा है ना यहाँ पे, अपने पूरा चेंज नया कंपनी जो खोल रहे हैं उसका कुछ बताओ तो सही कि वो प्रॉफिट होगा या नहीं होगा। तो उसमें लॉस ही हो रहा है होगा, अगर कुछ आइडिया है नहीं तुम लोगों को उसका कैसे चलाना है। कोई टेक्सटाइल का बिजनेस, तुम लोग पहले हॉस्पिटल चलाते थे, तो उसमें कुछ भी लॉस नहीं होना चाहिए। इस तरीके से हम लोग मांगते हैं कि वैल्यूएशन रिपोर्ट दो, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट दो, बोर्ड रेजोल्यूशन दो, ये सब दो। एंड ईच ऑफ 2 years इमीडिएटली प्रिसीडिंग द ईयर जिसमें कन्वर्जन करना है, 2 साल पहले तक का। यहाँ अगर तुमको कन्वर्जन करना है ना, तो ये रहा 1 साल, यहाँ से 1 साल गिरा, ये फर्स्ट ईयर, ये सेकंड ईयर, दोनों का तुम क्या दो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट दो, एनुअल रिपोर्ट दो, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन दो, फिक्स एसेट्स का सारा मतलब दो, एनओसी फ्रॉम द कंसर्न पार्टी दो, ये सब देने का है, समझे।
अब यहाँ पे क्या देखो, आई एम ऑथराइज्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, रेजोल्यूशन नंबर इतना इतना, कि जो भी दिया है यहाँ पे सब सही दिया है ना। अब देखो फॉर्म नंबर INC 20, ये भी आएगा आज, लिख लो इसका हेडिंग। लिख लिए। ओके तो ये बेसिकली फॉर्म है कि, इसलिए कोई समझा सकता है मेरे को? लाइसेंस को कैंसिल करने के लिए या राइट। या तो खुद कंपनी अपने आप कर रही है तब सरेंडर बोलते हैं, या कोई गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट कैंसिल कर रही है, या आरओसी कैंसिल कर रहा है, तब फिर ये होता है भाई। रेजिस्ट्रेशन। हाँ INC 20 है इसका, देखो वही जनरल डिटेल मांग रहा है पहले, लाइसेंस नंबर मांगेगा, यहाँ पे मांगेगा या नहीं, आपका स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर मांगता है नहीं मांगता है इंस्टीट्यूट फॉर्म भरते हाँ वक्त? वैसे ही, हाँ whether the application for revocation cancellation of license is made voluntary कर रहे हो, या फिर ऑन डायरेक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, दो केस में हो सकता है, या तो खुद से या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट आपको ऑर्डर देगी। ठीक है, कब मिला आपको? ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ ऑर्डर, SRN नंबर, और रीजन फॉर रेवोकेशन, किस लिए आप कैंसिल करवा रहे हो, मेंशन द नेम ऑफ द कंपनी इन व्यू ऑफ द ऑर्डर ऑफ रेवोकेशन, नाम बताओ कंपनी का क्या क्या है। अब देखो कॉपी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, कब होगा ये, जब सेंट्रल गवर्नमेंट कैंसिल कर रही है आपको तो वो आपको एक चिट्ठी भेजेगी, है ना। MOA हाँ डायरेक्टर्स का कंप्लायंस किया, वो सारा दो, वो सब दो। अब देखो यहाँ पे क्या है, डिक्लेरेशन आई एम ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये सेम चीज है कि मैं मतलब साइन कर सकता हूँ कंपनी के बिहाफ पे, और वो यहाँ साइन कर देगा। जो सर्टिफिकेट बाय प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल भी चाहिए अपने को, है ना। ये सब देगा क्या, डिक्लेयर दैट आई हैव बीन ड्यूली एंगेज फॉर द पर्पस ऑफ सर्टिफिकेशन ऑफ दिस फॉर्म, इट इज hereby certified that I have gone through the provision of कंपनी, दैट सब कुछ कंप्लाई हो गया है ना। अगर सी हो तो CA करो, CM हो CS, जो भी हो वो करो, है ना। एसोसिएट हो या फेलो हो, क्या हो वो बताओ, बस यही चीज था इसमें, वो आएगा आज फॉर्म। अब INC 21 किस लिए है, डिक्लेरेशन प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस एक्सरसाइजिंग बोरिंग पावर, ये छोड़ो ये नहीं आएगा आज, बट लिख लो इसको, लिख लो, या मत लिखो, जिसको हम लोग इंडेप्थ में पढ़ रहे हैं वही लिखो, ताकि जो नहीं पढ़ा रहेगा उसको हम लोग बाद में अलग से कर लेंगे। अब देखो INC 22 ये आएगा आज अपने, नोटिस ऑफ सिचुएशन, सिचुएशन वाला क्लॉज क्या था, कहाँ होता है, एमओए में। MOA में। अगर हम लोग उसको चेंज कर रहे हैं, रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज कर रहे हैं, तो हम लोग किस में इंटीमेट करेंगे, इन फॉर्म नंबर INC 22। 22। ओके, याद रहेगा सबको INC 22, इसके ऊपर ऐसे इंपॉर्टेंट मार्क कर देने का, लिख लो और इसको। इसलिए ओके तो पहले क्या लिखा है, या तो न्यू कंपनी करना चाहते तो चेंज करे, या फिर एग्जिस्टिंग कंपनी करना है उसको चेंज तो वो करे, है ना। न्यू कंपनी के लिए न्यू न्यू ही रहेगा सब कुछ, एग्जिस्टिंग वाला अपना नया नाम रखेंगे, है ना। एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस क्या है, गुजरात में है अभी। नेम ऑफ द ऑफिस ऑफ एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रार, कहाँ का रजिस्ट्रार ऑफ गुजरात। पर्पस ऑफ द फॉर्म, क्या क्या पर्पस के लिए फॉर्म यूज हो सकता है, देखो मल्टीपल पर्पस है इसका, कहाँ गया, देखो इस फॉर्म का क्या क्या पर्पस है, मल्टीपल पर्पस था, मल्टीपल पर्पस है, ये सब लिख लो। उसके नीचे क्या होगा, देखो कब कब ये फॉर्म यूज होगा, INC 22 है ये, है ना। हाँ लिखो उसके नीचे, ये फॉर्म जहाँ लिखे ना हम लोग, ये फॉर्म का नाम वहाँ लिखो, ये कब कब यूज होगा, चेंज विद इन लोकल लिमिट्स ऑफ सिटी, टाउन और विलेज। ये यहाँ पे गुजरात है, नहीं गुजरात नहीं, कोई गांव कोई सिटी का नाम बताओ स्मॉल, किसी को नहीं पता कुछ भी। हम्म, ये मान लो ये पूरी है, ठीक है। अब पूरी है ये, तो पूरी के अंदर ही यहाँ से यहाँ चेंज हो रहा है, तब कौन सा फॉर्म लगेगा, INC 22। चेंज आउटसाइड लोकल लिमिट ऑफ सिटी और टाउन बट विद इन द सेम ROC, यहाँ ROC यहाँ पे एक ही था, और यहाँ पे भी
यहाँ से यहाँ हो रहा है, बट आरओसी दोनों का सेम है, आरओसी सेम ही एक ही है दोनों में, तब भी कौन सा फॉर्म, ये वाला। और सेम स्टेट में हो रहा है पूरी का, वो क्या है मतलब स्टेट कौन सा है, उड़ीसा। उड़ीसा। उड़ीसा में देखो, उड़ीसा में सेम ही स्टेट में, यहाँ पुरी और भुवनेश्वर में हो रहा है, बट सेम स्टेट है ना, तब भी यही फॉर्म लगेगा, है ना। जुरिडिक्शन ऑफ सेम हाँ। आरओसी में ही हो रहा है, एक ही आरओसी इन दोनों को दिखता है, पुरी वाले को भी और भुवनेश्वर को, तब भी ये फॉर्म लगेगा। चेंज इन स्टेट आउटसाइड द जुरिडिक्शन ऑफ आरओसी। देखो यहाँ पे है तो उड़ीसा ही, बट यहाँ पे है कोई संबलपुर, संबलपुर में हो रहा है, बट वो उसके जुरिडिक्शन में नहीं आ रहा, तब भी कौन सा फॉर्म लगेगा, NC-22, है ना। लिख लो ये 5 चीज फटाक से। ओके। अब देखो, नोटिस इज hereby given, ये रजिस्टर ऑफिस ऑफ इज ओन्ड बाय कंपनी या टेकन ऑन लीज, या फिर ओन्ड बाय डायरेक्टर है या ओन्ड बाय अनदर पर्सन। अब नेम ऑफ ऑफिस ऑफ प्रपोज आरओसी, न्यू आरओसी का क्या नाम है, किस पुलिस स्टेशन के अंदर आता है, पूरा एड्रेस दो, ये सब दो। देखो, पर्टिकुलर्स ऑफ यूटिलिटी सर्विस बिल्स डिपेक्टिंग द एड्रेस ऑफ द बिल, मतलब मान लो वाटर का बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वो सब भी साथ में क्या करना पड़ता है, अटैच करना पड़ता है, ठीक है ना, समझ आता है ना। मैं आगे नहीं समझाऊंगा, जब बुक में आएगा ये सब। हाँ। और वो भी क्या, 2 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। अब MJT-14 देना पड़ेगा साथ में। अब देखो यहाँ पे क्या क्या अटैच करना पड़ेगा, प्रूफ ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस, कॉपीज ऑफ यूटिलिटी बिल, यूटिलिटी बिल मतलब क्या हो गया, वही इलेक्ट्रिसिटी बिल या वो सब, है ना। A proof that the company is permitted to use the address as registered address if the same is owned by any other entity, है ना। Copy of order of competent authority as income tax वगैरह, having a list of all companies having the same registered office, अगर सेम है तो फिर ऐसा, बस यही सब चीज है, और कुछ नहीं है, बस समझ आया, ये वाला हो गया बोला। अब वापस देखो क्या आ रहा है अपना, रीजनल डायरेक्टर आ रहे ना। तो एक पेज बनाया तुम लोग ने रीजनल डायरेक्टर का, कब कब आएगा वो, मतलब पूरे कंपनी एक्ट में बहुत कम बार आता है, 7-8 बार आता है, तो एक पेज बनाओ पूरा, वहाँ लिखो कौन कौन से केसेस में रीजनल डायरेक्टर को हम लोग भेजते हैं, कुछ भी डॉक्यूमेंट्स। एप्लीकेशन टू रीजनल डायरेक्टर फॉर अप्रूवल ऑफ शिफ्ट फ्रॉम ऑफ RO रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, उड़ीसा टू वेस्ट बंगाल। अगर चेंज कर रहे हैं तो हम लोग को किसका परमिशन चाहिए, ROC का। नहीं, रीजनल डायरेक्टर का। पहले रीजनल डायरेक्टर का परमिशन लो, फिर जाओ ROC के पास, समझे। कौन बड़ा है, RD बड़ा है या ROC बड़ा है। RD। ओके, लिख लिया, ये लिखो पूरा, पहले लिखो वही INC-23 डैश करके ये लिखो, फिर उसके ये लिखो ना। लिख लिया। तो देखो, एप्लीकेशन इज फॉर शिफ्टिंग द रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर है, या फिर वन रजिस्ट्रार टू अनदर रजिस्ट्रार विद इन द सेम स्टेट, तब दोनों के केस में कौन सा फॉर्म हम लोग को लगेगा, INC-23। इसको भी क्या लिखेंगे हम लोग, इम्पोर्टेंट। फिर वही सेम नंबर मांग रहा है, GLN नंबर मांग रहा है, ये सब कॉमन चीज है। अब देखो, वही नेम ऑफ द ऑफिस ऑफ न्यू ROC का लिखो, MJT-14 देखना होगा हम लोग फॉर्म क्या है, डेट ऑफ पासिंग स्पेशल, इसके लिए क्या पास करना पड़ेगा, चेंज करने के लिए वन स्टेट टू अनदर के लिए क्या पास करना पड़ेगा, पहले बोर्ड रेजोल्यूशन होगा वो। स्पेशल रिजोल्यूशन। हाँ, फिर इन बोला करो, इन। जनरल मीटिंग। Yeah, you have to say all these things, like you will miss writing these things in the exam and marks कटेगा। तो अभी जो बोल रहे हो उसे एकदम क्लियरली बोलो और पूरा बोलो, ताकि वो दिमाग में बैठे। अब देखो, डिटेल्स ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट व्हाइल मीटिंग वेयर द डिसीजन ऑफ शिफ्टिंग हैज टेकन प्लेस, कितने मेंबर्स प्रेजेंट थे, 100 मेंबर्स। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हेल्ड है उनके पास, वो सब। कौन कौन फेवर में किया, वो सब लिखो। कौन कौन अगेंस्ट थे उनका लिखो नंबर, और कितने शेयर्स हेल्ड है उनके पास। और कौन कौन नहीं आया वोटिंग में, या आए तो भी वोट नहीं किए, उनका लिखो। टोटल नंबर ऑफ क्रेडिटर्स 1000 है, क्रेडिटर्स का अप्रूवल लेना पड़ेगा नहीं लेना पड़ेगा हम लोगों को, तो याद रहेगा। जब भी वन स्टेट से अनदर स्टेट में हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं तो हम लोग क्रेडिटर्स का अप्रूवल लेना पड़ेगा, याद रहेगा, हम लोग एक्चुअल में देखे हैं फॉर्म हम लोग, तो ये पॉइंट याद रहेगा या नहीं रहेगा। हाँ रहेगा। टोटल नंबर ऑफ डिपॉजिटर, डिपॉजिटर का भी लेना पड़ेगा हम लोगों को, कितने 2100 है डिपॉजिटर, तो उनका भी लिखना पड़ेगा।
अब यहाँ पे देखो क्या लिखा, ब्रीफ डिटेल्स ऑफ ऑब्जेक्शन। ऑब्जेक्शन हम लोग न्यूज़पेपर में देंगे नहीं कि हम लोग अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज कर रहे हैं फ्रॉम उड़ीसा टू गुजरात, तो हम लोग को कुछ एडवर्टाइजमेंट देना पड़ता है नहीं देना पड़ता है न्यूज़पेपर में, पढ़े थे अभी आज ही। हाँ तो हाँ हाँ तो पर वो उसमें क्या बोलते हैं हम लोग, कोई ऑब्जेक्शन है किसी को तो ऑब्जेक्शन भेजो हम लोग को, है ना। तो ऑब्जेक्शन कुछ आया अगर, ब्रीफ डिटेल्स ऑफ ऑब्जेक्शन रिसीव्ड, तो वो हम लोग यहाँ लिखना पड़ेगा पूरा, ठीक है। वेदर एनी प्रोसिक्यूशन इज पेंडिंग अगेंस्ट द कंपनी अंडर द एक्ट, कोई केस वेस पेंडिंग है क्या कंपनी का, इंस्पेक्शन इंक्वायरी ये सब हुआ है क्या कंपनी का, ये सब लिखा है सारा। और ये सब चीज़ देना पड़ेगा, क्या एमओए दो, जनरल मीटिंग का दो सारा, स्पेशल रेजोल्यूशन दो, मिनट्स ऑफ जनरल मीटिंग दो, पावर ऑफ अटॉर्नी या वकालतनामा दो, ठीक है। लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स डिवेंचर होल्डर्स ये सब सारा देना पड़ेगा इसमें। देखो कॉपी ऑफ न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट फॉर नोटिस ऑफ शिफ्टिंग ये भी देना पड़ेगा। सेबी और अदर रेगुलेटरी का भी सब कमेंट लेना पड़ेगा। कॉपी ऑफ ऑब्जेक्शन अगर कुछ आया तो वो भी दो, ये सब करके ये हो जाएगा अपना। अब देखो फॉर्म INC 24, ठीक है। किस लिए है ये लिख लो पहले, एप्लीकेशन फॉर अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर चेंज ऑफ नेम। जब भी नेम चेंज करना है तो किसका अप्रूवल चाहिए हम लोग को, सीजी का। तो उसके लिए कौन सा फॉर्म रहेगा, INC 24 हम्म। हो गया। तो देखो वापस वही सब सेन वेन ये सब मांग रहा है। फिर देखो प्रपोज नेम ऑफ द कंपनी, प्रपोज मतलब न्यू, न्यू नेम ऑफ कंपनी क्या है, क्यों चेंज करना चाहते हो, है ना। और फिर ये सब MGT 14 का डिटेल देना कुछ, नेम एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ओल्ड नेम। अब पता है जब भी नेम चेंज करते हैं ना हम लोगों, तो 2 साल के लिए हम लोग, शायद ये जितना टाइम बताता है लॉ में, उतना टाइम के लिए हम लोग ओल्ड नेम भी साथ में लिखना पड़ता है। पहले ओल्ड नेम क्या था समझ आया। क्या बोला, नेम ऑफ द कंपनी एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन, पहले क्या नाम था वो भी बताओ। नंबर ऑफ मेंबर्स जो भी प्रेजेंट थे जब स्पेशल रेजोल्यूशन होना चाहे टाइम का, कितने नंबर मेंबर्स थे, 100। कौन कौन फेवर में वोट किया वो लिखना है यहाँ पे, ठीक है। कौन कौन अगेंस्ट है वो सब लिखना है। अब मिनट्स ऑफ मेंबर्स मीटिंग करना है और डिक्लेरेशन देना है, बस यही सब है, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लो वापस INC 27, कन्वर्जन ऑफ पब्लिक कंपनी इनटू प्राइवेट कंपनी और प्राइवेट कंपनी इनटू पब्लिक कंपनी। हो गया। हाँ तो देखो यहाँ पे क्या एप्लीकेशन कन्वर्जन क्या करना है, प्राइवेट को कंपनी पब्लिक में करना है या पब्लिक को प्राइवेट में करना है, ठीक है। तब यही फॉर्म रहेगा, कौन सा, INC 27, है ना। सिन नंबर, GLN नंबर, ये रीजन, रीजन क्यों कन्वर्ट करना चाहते हो, ठीक है। हमेशा ये पॉइंट्स आ रहे हैं देखो। या फिर कई बार क्या होता है, ट्रिब्यूनल भी तो ऑर्डर कर सकती है कन्वर्ट करने के लिए। ट्रिब्यूनल क्या, NCLT भी तो ऑर्डर कर सकती है कन्वर्ट करने के लिए। कब कब, जब इट्स इन पब्लिक इंटरेस्ट, ये सब केसेस आएगा पब्लिक इंटरेस्ट में हो तो फिर, है ना। हाँ या ना। हाँ हम्म। अब ऑर्डर आया अगर NCLT का, तो फिर कब आया ऑर्डर वो। नेम ऑफ द कंपनी एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन पहले क्या था। डिटेल्स ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट वेयर डिसीजन ऑफ कन्वर्जन वाज टेकन, ये देखेंगे हम लोग कौन कितने मेंबर्स थे, कौन कौन फेवर में वोट किए, कितने अगेंस्ट में वोट किए। मिनट्स ऑफ मेंबर्स मीटिंग देना होगा, ऑल्टर्ड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल चाहिए, कंडोलेशन ऑफ डिले अगर कुछ होता है तो वो सब चाहिए। डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट एकदम, ठीक है। अब देखो फॉर्म नंबर INC 28, हो गया। तो देखो अब क्या है, इसमें क्या है, वही सब सिन नंबर और क्या है, फॉरेन कंपनी रजिस्ट्रेशन नंबर इन केस ऑफ फॉरेन, नेम ऑफ कंपनी, एड्रेस, डेट ऑफ पासिंग द ऑर्डर जो भी है, किस किसके सेक्शन के अंदर हुआ ये ऑर्डर पास, नंबर ऑफ डेज विद विच ऑर्डर इज टू बी फाइल्ड विद रजिस्ट्रार, है ना। कितने दिन के अंदर करना रहता है आपको फाइल,
जैसे मान लो कुछ भी ट्रिब्यूनल का ऑर्डर है तो उसको फिर किसको हम लोग भेजते हैं, आरओसी को भेजते हैं, तो कितने दिन के अंदर भेजना है वो सब। डेट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ कोर्ट ट्रिब्यूनल, इश्यू ऑफ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ ऑर्डर, कब मिला कब नहीं मिला आपको कॉपी। देखो ये सब क्या होता है, अमलगमेशन वगैरह टाइम ये सब होता है, ये इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि अभी तक हम लोग को कोई ऐसा कुछ आया नहीं है। तो आर वी डन विद दिस? हो गया ना ये। हाँ। अब देखो INC 12 हम लोग देखे थे क्या, देख लेते शायद, है ना, एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ लाइसेंस अंडर सेक्शन 8। अब देखो ये देखना बहुत जरूरी है, स्पाइस। स्पाइस कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना है अपने को, तो उसको वेब पे कैसे कर सकते हैं अपने, देखो सिंप्लीफाइड प्रोफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली प्लस, ये वर्ड आया था अपने, ठीक है, तो इसको फुल फॉर्म लिखो सबसे पहले अपने कॉपी में, आगे लिखो अब। लिखा ना स्पाइस का? यस सर। हम्म, स्पाइस का फॉर्म नंबर पता है क्या है, INC 32, ये पीछे लिखो। हुआ क्या, बोलते भी नहीं हो यार, इतना क्या लिख रहे हो। हो गया। हाँ तो अब हाँ, हो लिखो, गया। डील्स विद सिंगल एप्लीकेशन फॉर रिजर्वेशन ऑफ नेम। अब कंपनी को पहले फॉर्म करना है अगर, तो फिर क्या रिजर्वेशन ऑफ नेम करना पड़ता है ना। हाँ। इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ न्यू कंपनी, अलॉटमेंट ऑफ डिन, ये सब किससे हो जा रहा है, सिर्फ एक ही फॉर्म से। एप्लीकेशन फॉर पैन या टेन, ये भी इसी फॉर्म में भर के एक ही फॉर्म से आपको मिल सकता है ये सारा चीज, ठीक है। हाँ। ये फॉर्म का फायदा है कुछ, देखो। अब स्पाइस हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, क्या क्या है, पार्ट ए एंड पार्ट बी है स्पाइस का। पार्ट ए रिप्रेजेंट द सेक्शन व्हेन ऑल डिटेल्स विद रिस्पेक्ट टू नेम रिजर्वेशन फॉर अ न्यू कंपनी हैज टू बी एंटर्ड, समझ आया। नेम रिलेटेड सारा किस में जाएगा, पार्ट ए में। Spice plus Part B represent the section wherein all remaining details required for incorporation of a company has to be entered, समझ आता है, नहीं समझ आया क्या। क्या समझ। Spice plus Part A can either be submitted individually only for name reservation or can be submitted with Spice plus Part B for both name reservation as well as incorporation, समझ आया। अलग अलग भी पार्ट ए पार्ट बी को हम लोग कर सकते हैं। देखो क्या क्या चाहिए, पहले टाइप ऑफ कंपनी कौन कौन सा है, LLP है, सेक्शन 8 कंपनी है, निधि कंपनी है, या कैसी है, प्राइवेट कंपनी है। LLP है तो LLP 1 लिखेगी, LLP लिखेगी। क्लास ऑफ कंपनी उसका दिया हुआ एनेक्चर में डिटेल वो सब लिखना है, कैटेगरी ऑफ कंपनी लिखना है। तो बेसिकली यही सब है, इसमें हम लोग कर सकते हैं फॉर्म। अब यहाँ पार्ट पार्ट बी क्या हो रहा है, देखो बेटा, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज इंट्रेंच, इंट्रेंच पढ़े थे ना हम लोग, हाँ नहीं पढ़े थे क्या। पढ़े थे। और कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी क्या है वो बताना है, तो बेसिकली ये सब है। तो ये बस एक ब्रीफ आइडिया मिल गया ना स्पाइस वाला क्या है, सर्टिफिकेट मतलब क्या सब वेब में हम लोग इनकॉर्पोरेट करते हैं कंपनी। हाँ, हाँ। और फुल फॉर्म लिखा सबने। यस सर। हाँ। तो हम लोग ने कल कहाँ से कर लिया था, ओके। तो हम लोग बेसिकली यहाँ से देख रहे थे, लाइसेंस फॉर एग्जिस्टिंग कंपनीज। रूल 20 प्रोवाइड्स दैट provide for granting license for existing companies under section 8, a limited company registered under the act or under previous company law with any of the objects meant for section 8 का है अगर, एंड वो सारा जो है उसको प्रिविलेज सेक्शन 8 का मिला, तो उसको कौन से फॉर्म में करना पड़ेगा,
फॉर्म नंबर INC 12 में किए थे ना हम लोग INC 12। हाँ हाँ। अब देखो लाइसेंस के साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हम लोग को, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी, ठीक है। और डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन किस में होता है हमेशा, देखो INC 14 हम लोग देखे नहीं देखे INC 14, हाँ देखे थे। तो वही है देखो। और फिर क्या देना पड़ता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट देना है, बोर्ड रिपोर्ट देना है, ऑडिट रिपोर्ट देना है, कितने साल का, प्रीवियस 2 इयर्स का देना है हम लोग को। 2 फाइनेंशियल ईयर्स। हाँ। और स्टेटमेंट शोइंग डिटेल एसेट्स का भी देना पड़ता है ना, फिक्स एसेट्स का, वो बोला देखे थे हम लोग, है ना, विद इन हाँ 30 days के हाँ अंदर देना है। एस्टिमेट द फ्यूचर एनुअल इनकम, अगर तुम नाम वाम चेंज कर रहे हो या ऑब्जेक्ट चेंज कर रहे हो कंपनी का, तो फ्यूचर तो बताओ कि उसमें कितना प्रॉफिट हो सकता है, कमिंग 3 इयर्स का बताओ कि कितना प्रॉफिट हो सकता है ना, एस्टिमेट करके फ्रॉम अ CA CS CMA, फ्रॉम अ CA, ये लोग से जो प्रोफेशनल है उन लोग से करो कैलकुलेट करने का, है ना। हाँ। अब सर्टिफाइड कॉपी ऑफ रेजोल्यूशन पास इन जनरल या बोर्ड मीटिंग की तो चाहिए रहता है हर में। डिक्लेरेशन ऑफ ईच पर्सन मेकिंग द डिक्लेरेशन INC 15 में डिक्लेयर करो कि भाई तुम कुछ सारा कंप्लायंसेस या जो भी इन्फॉर्मेशन दे रहे हो वो सब करेक्ट है। द कंपनी शैल विद इन अ वीक, एक वीक के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ मेकिंग द एप्लीकेशन टू द रजिस्ट्रार पब्लिश अ नोटिस, नोटिस पब्लिश करना होगा एट ओन एक्सपेंस, एंड अ कॉपी ऑफ पब्लिश नोटिस शैल बी सेंड टू रजिस्ट्रार इन फॉर्म INC 26, ठीक है। इसमें कुछ समझाने का है क्या, वो हम लोग पढ़े नहीं थे कि नोटिस देना होगा इन वर्नाकुलर लैंग्वेज इंग्लिश में, कि उसमें कोई ऑब्जेक्शन आया है नहीं आया, नहीं पढ़े थे क्या। पढ़े थे। आज देखे ना, अभी आज ही तो देखे। हाँ तो वही नोटिस वही बता रहा है INC 26 में क्या ऑब्जेक्शन है किसी का, तो वो सब के लिए एक न्यूज़पेपर में दो कि हम लोग ये चेंज कर रहे हैं हम लोग, तो उसमें किसी का ऑब्जेक्शन होगा तो फिर वो सब करो, और कुछ आ जाता है अगर नहीं आता है कुछ तो रजिस्ट्रार के पास भेजो। एटलीस्ट इन वन वर्नाकुलर न्यूज़पेपर में करना होगा और एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में करना होगा, और फिर किसमें, वेबसाइट पे भी करना होगा, मतलब वेबसाइट भी करना होगा, जैसे जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी तो उस वेबसाइट पे भी आपको वो डालना होगा। अब देखो, द रजिस्ट्रार में रिक्वायर द एप्लीकेंट टू फर्निश अप्रूवल ऑफ कॉन्करेंस और द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी, अप्रोप्रिएट अथॉरिटी क्या होता है, इनकम टैक्स का भी अप्रूवल लेके आओ, RBI का अप्रूवल लाओ, है ना, ये सब भी लेके आओ, अगर ये सब बोल सकते हैं अगर रजिस्ट्रार चाहे तो, है ना। हाँ। हाँ। अब देखो, अब रजिस्टर क्या कंसीडर करेगा, ऑब्जेक्शंस, अगर किसी न्यूज़पेपर वाले ने एडवर्टाइजमेंट दी और वहां से कोई ऑब्जेक्ट कर रहे हैं तो वो सब कौन कंसीडर करेगा, रजिस्टर उसको गो थ्रू करेगा, और विद इन 30 days क्या करेगा, अब अथॉरिटीज को कंसल्ट करके क्या करेगा, डिसाइड करेगा कि वैसे लाइसेंस शुड बी गिवन और नॉट टू रजिस्टर अंडर सेक्शन 8। The license shall be given in form number INC 16 or 17. The registrar shall have power to include the license in such other condition as is necessary. The registrar may direct the company to insert in the memorandum articles partly in one or partly, कोई भी कंडीशन डालने को बोल सकते हैं रजिस्ट्रार ना, इन द आर्टिकल्स ऑफ रजिस्ट्रेशन, समझ आया। हम्म। अब रेवोकेशन वाला हम लोग पढ़े थे ना, कि रेवोकेशन मतलब क्या होता है, कैंसिलेशन। कब कब हो सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है सिर्फ, बाय कर सकते। ऑर्डर रिवोक द लाइसेंस इफ द कंपनी कॉन्ट्रावेंस, कॉन्ट्रावेंस मतलब ब्रेक्स एनी ऑफ द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस सेक्शन, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है इस सेक्शन का बताओ जल्दी फटाफट, कि कोई भी प्रॉफिट जो होगा वो ऑब्जेक्ट्स के लिए यूटिलाइज होगा, डिविडेंड नहीं देना मेंबर्स को, है ना, और प्रमोशन ऑफ आर्ट साइंस और ये कल्चर, ये सब के प्रमोशन के लिए अप्लाई करना है ना, और या फिर अफेयर ऑफ द हाँ। कंपनी फ्रॉडलेंटली, फ्रॉड से कर रहे हैं, तब फिर सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट द कंपनी टू कन्वर्ट स्टेटस एंड चेंज इट्स नेम टू ऐड द वर्ड लिमिटेड, ऐसा कर सकते हैं हम लोग पढ़े, है ना। अब जो ये भी पढ़े थे ना हम लोग, ये कॉपी हम लोग किसको देना पड़ता है, रजिस्ट्रार को देना पड़ता है, फॉर्म में देखे थे नहीं देखे थे, हाँ। तो क्लियर हो गया ये सब, देख रहे हो ना, फॉर्म से रिलेट किया तो हम लोग को सब याद रह रहा है, सिर्फ थ्योरी पढ़ते तो कुछ याद रहता। हम्म। हम्म। थक गए क्या सब कोई, हाँ नहीं। थक गया, थके तो होंगे, स्वागता नहीं नहीं नहीं। थकती है, मैं तो नहीं थक नहीं। गया। अब देखो, वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी, where license is revoked by the central government it may direct that the company may be wound up, क्या क्या कर सकती है, अगर मान लो लाइसेंस कैंसिल होता है तो फिर उसको करे क्या, कंपनी तो बंद हो रही है बट उसके पास एसेट्स रहेंगे, उसके ऑफिसर्स रहेंगे, उसके एम्प्लॉयज रहेंगे, है ना, तो क्या किया जा सकता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें बोलेगी कि इसको अमलगमेट कर दो, ए कंपनी प्लस बी कंपनी, ए बी कंपनी फॉर्म कर लो, ठीक है, हम्म। विथ अनदर कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट, इफ इट इज सर्टिफाइड दैट, अगर पब्लिक इंटरेस्ट में हो तो, ये सब वर्ड यूज होना चाहिए, अमलगमेशन होगा, पब्लिक इंटरेस्ट में होना चाहिए, पब्लिक का फायदा होना चाहिए, ठीक है, और ये करने से पहले उसको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बिंग हर्ड देंगे,
बोलेंगे कि ऐसा बताओ कि क्यों नहीं करें हम लोग ऐसा। If on the winding about dissolution of the company registered under this section there remains after the satisfaction, अगर कुछ डेट लायबिलिटी रहता है या एसेट रहता है तो क्या होगा, उसको ट्रिब्यूनल क्या करेगा, ट्रिब्यूनल में इम्पोज और मे बी सोल्ड एंड प्रोसीड्स देयरऑफ, कुछ भी एसेट्स वगैरह ट्रिब्यूनल ऑर्डर कर देगा बेच दो, या फिर उसको क्रेडिट कर दो रिहेबिलिटेशन एंड इंसॉल्वेंसी फंड, इस फंड में उसको क्रेडिट कर दिया जाएगा जो बेच के पैसा आएगा एसेट्स का, ठीक है। हाँ अब amalgamation where license is revoked by the central government and where the central government is satisfied that it is essential for public interest, public के फायदे के लिए है, that the company registered under this act should be amalgamated with another country, another company under the act and with similar, दोनों कंपनी का ऑब्जेक्ट सिमिलर होना चाहिए सेक्शन 8 कंपनीज का। The central government may order provide for such amalgamation to form a single company, A plus B कंपनी फॉर्म करे क्या हो रहा था, AB कंपनी सिंगल कंपनी, और फिर क्या है, टू फॉर्म सिंगल कंपनी विथ सच कॉन्स्टिट्यूशन पावर्स, जो भी पावर्स वगैरह है जो भी उसको मिलेगा ऑर्डर के हिसाब से, ठीक है। अब पनिशमेंट अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या क्या करना है, पनिशमेंट सेक्शन 8 सेक्शन 1 में क्या क्या है, डिफॉल्ट होता है कुछ तो फाइन क्या होगा, एटलीस्ट 10 लाख रुपीज, और ऑफिसर को क्या फाइन होगा या एम्प्लॉय को क्या फाइन होगा, 10 लाख रुपीज तो है ही है बट मे एक्सटेंड टू 1 करोड़। अब ऑफिसर को क्या फाइन होगा, 3 इयर्स का इम्प्रिजनमेंट हो जाएगा, या फिर फाइन जो कि 25,000 से कम नहीं होगा बट 25 लाख तक हो सकता है, या फाइन भी हो सकता है या इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है, बोथ। When it is proved that efforts of the company were conducted fraud होता है अगर कुछ तो बताया ना, फ्रॉड का सेक्शन हमेशा कौन सा है, सेक्शन 447। 447 यस, आर वी डन विद दिस? yes ओके, तो देखो आप देखो कन्वर्जन ऑफ कंपनी, ये सेक्शन 8 हम लोग किए ना, अभी देखे ना कैसे चेंज करना है, तो देखो तो सबसे पहले स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है जनरल मीटिंग में, है ना। हाँ देखो डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देना पड़ता है, देना पड़ा था नहीं पड़ा था, प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट बताना पड़ता है, रीजन देना पड़ता है काहे चेंज कर रहे हो आप, है ना। ये सब कुछ बता देंगे, सब क्लियर होगा अभी। देखो प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट्स क्या क्या था वो बताना है हम लोगों को, कुछ एक्स्ट्रा टैक्स एग्जेम्पशन या कंसेशनल में इम्प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदे अगर सस्ते में गवर्नमेंट को सेक्शन 8 कंपनी के अकॉर्डिंग, और अब तुम प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करो तो वो सारा हम लोग वापस लेंगे नहीं लेंगे, जो जो भी उसको तुमको कंसेशन मिला या रिबेट मिला या सस्ता मिला वो सब लेंगे ना वापस, हाँ वो सब पढ़े थे ना हम लोग। हाँ हाँ अब देखो इम्पैक्ट क्या क्या होगा चेंज करने का वो सब देखेंगे, रेजोल्यूशन को कॉपी दो, ये सब दो, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। अब देखो कॉपी ऑफ द नोटिस एज पब्लिश शैल बी सेंड टू रीजनल डायरेक्टर, आईएनसी 19 में देख चुके, वही वर्नाकुलर लैंग्वेज में होगा और एक क्या होगा इंग्लिश लैंग्वेज में, और एक होता है क्या वेबसाइट पे होस्ट करना है, ये सब हम लोग देख चुके हैं। अब ये सब को भी हम लोग को करना पड़ेगा, पूछना होगा कि ये लोग को कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है ना, ये सब देख लिए। ऑर्डर फॉर कन्वर्जन अगर क्या होगा, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर करती है कोई कन्वर्जन का तब फिर कैसा प्रोसीजर रहेगा वो सब देखेंगे। अब देखो ओबीसी को अगर प्राइवेट में करना है तो क्या प्रोसेस है उसका वो देखेंगे, कन्वर्जन ऑफ ये करेंगे, बस। तो फिर ये हम लोग पूरा समझ चुके हैं, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको फटाफट गो थ्रू कर लेंगे, समझ आ रहा है सबको। अपन ये पूरा वैसे कंप्लीट हो चुका है, तुम लोग ये पढ़ के आना यहाँ तक, कहाँ तक बताए, हाँ यहाँ तक देखो, रजिस्टर्ड ऑफिस से यहाँ यहाँ तक पढ़ के आना पहले, यहाँ तक, यहाँ से हम लोग नया स्टार्ट होगा। बाकी ये सब हम लोग आज सारे डिस्कस कर चुके हैं प्रैक्टिकली, और थियोरेटिकली बात हुआ तो फिर हम इसको रीड करने बोलोगे तो फिर नेक्स्ट क्लास में कर दूंगा, ठीक है ना। ऐसा कुछ है नहीं जो समझ में नहीं आएगा उसमें। आर यू गाइस ओके विद दिस? yes हाँ yes समझ में आया ना सारा? हाँ हाँ बस चलो, और कोई डाउट नहीं है ना किसी को? नहीं ओके सो आज की क्लास एंड करते हैं ना। हाँ हम्म, और कल का टाइमिंग बस 10 बजे, ठीक है हाँ।